क्योता का अयानो कोजी के लिए समानता महज एक बुरा मजाक है। जब वह एक भरी हुई बस में इस बात पर विचार कर रहा होता है, तभी एक नाटक शुरू होता है। एक लड़की कोशिश करती है, लेकिन नाकाम रहती है। एक आदमी से एक बुजुर्ग महिला को अपनी सीट देने के लिए कहने की। एक और छात्रा, ठंडी और अलग थलग रहने वाली सुजुन होरिकिता, बस इसे नज़रअंदाज कर देती है। अयानो कोजी, वह बस चुपचाप देखता रहता है। ये चुप्पी उसका पीछा करते हुए टोक्यो मेट्रोपॉलिटन एडवांस्ड नर्चरिंग हाई स्कूल के गेट तक जाती है, वह तथाकथित स्वर्ग जो 100% सफलता दर का वादा करता है। लेकिन स्वर्ग पहले ही अपने पंजे दिखा देता है जब होरिकिता उसे घेर लेती है, इस बात से चिढ़कर कि वह उसे देख रहा था। अरे मैंने देखा कि तुम थोड़ी देर पहले बस में मुझे घूर रहे थे। ऐसा क्यों था? तनाव से पता चलता है कि किस्मत ने उन्हें एक ही कक्षा में डाल दिया है, कुख्यात कक्षा 1D में। और मानो दिन और भी खराब होने वाला था। किसी अजनबी को देखते ही छात्र परिषद की अध्यक्ष मनाबू होरिकिता सबको चेतावनी देती है, यहाँ आपकी कीमत आपके द्वारा हासिल की गई उपलब्धियों से तय होती है। योग्यता ही सब कुछ है। कक्षा में सामाजिक दिखावा शुरू हो जाता है। योसुके हियाता माहौल को हल्का करने की कोशिश करती है। कुशिदा मासूम मुस्कान के साथ सबसे दोस्ती करने का वादा करती है। अयोकोजी इतना साधारण परिचय देती है कि वह लगभग एक कला बन जाता है। और होरिकिता, वह तो कुछ भी करने की जहमत नहीं उठाती। अंत में शिक्षिका शाबाशिरा आती हैं और एक चौंकाने वाली बात बताती हैं। वे कैंपस में अलग थलग रहेंगे और उनकी सभी खरीदारी पॉइंट आधारित प्रणाली से होगी। शुरुआत में कक्षा डी के प्रत्येक छात्र को 100,000 पॉइंट मिले हैं। वह कहती हैं, ये एक बड़ी रकम है जो उनके मूल्य का प्रतीक है। कक्षा में अफरा तफरी मच जाती है, सब बेतहाशा खर्च करने लगते हैं। हालांकि अयानु कोजी देखती है कि होरिकिता केवल ज़रूरी चीज़ें ही खरीद रही है जो उसे सबसे सस्ती मिल सकती हैं। स्कूल के दिखावे में पहली दरार तब दिखाई देती है जब सीनियर छात्र स्यूडो को अपमानित करते हैं, कक्षा डी को कचरा कहते हैं और एक धमकी भरा माहौल छोड़ देते हैं। आपको बहुत तकलीफ होने वाली है। महीना बीत जाता है और कक्षा डी अनुशासनहीनता का अड्डा बन जाती है। वे कक्षा में सोते हैं, फ़ोन इस्तेमाल करते हैं और देर से आते हैं। और शिक्षक कुछ नहीं करते। अयानुजी और होरिकिता एकांत में डूबी रहती हैं। कुशिदा, दोस्ती के अपने जबरन प्रयास में, अयानु कोजी का इस्तेमाल होरिकिता तक पहुंचने के लिए करती है, लेकिन उसकी चाल नाकाम हो जाती है। होरिकिता उसे कठोर शब्दों में ठुकरा देती है, ये साफ करते हुए कि वह अकेले रहना ज़्यादा पसंद करती है। और फिर द 1 मई आ जाती है। वेतन का दिन, लेकिन अंक नहीं मिलते। शाबाशी लौट आती है। उसके चेहरे पर एक क्रूर मुस्कान होती है और वह सच्चाई बताती है। 100,000 अंक उपहार नहीं थे। वे शुरुआती बैलेंस थे। हर देरी, हर बातचीत, हर फ़ोन का इस्तेमाल, सब काट लिया गया। उनका बैलेंस खत्म हो गया। उसके शब्दों में, स्कूल ने उन्हें कुछ नहीं दिया क्योंकि स्कूल के लिए उनकी कोई कीमत नहीं है। वे कचरा हैं। इसलिए अभी की स्थिति ये है कि हम सोचते हैं कि आप सब कचरा हैं। 0 अंक और बेहद निराश मनोबल के बावजूद कक्षा डी को कुछ समझ नहीं आया। लेकिन उनकी शिक्षिका शाबाशिरा उन्हें सब कुछ स्पष्ट करने वाली हैं। वह इस प्रणाली के बारे में बताती हैं, एक क्रूर तंत्र जो कक्षाओं को वास्तविक समय में रैंक देता है। कक्षा डी सबसे निचले पायदान पर है, लेकिन मध्यावधि परीक्षाएं उनके लिए ऊपर चढ़ने का पहला मौका है। बस एक नया नियम है जो उनके खून को जमा देता है। जो भी एक भी परीक्षा में फेल होगा, उसे तुरंत निष्कासित कर दिया जाएगा। घबराहट का माहौल छा जाता है। हियाता और हमेशा मददगार कुशिदा एक अध्ययन समूह बनाते हैं, लेकिन समस्या पैदा करने वाले तीनों छात्र, सुडो, ईके और यामुची, इसमें शामिल होने से इनकार कर देते हैं। तभी कुछ ऐसा होता है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। होरिकिता, जो टीमवर्क से नफरत करती है, तय करती है कि उसे कक्षा ए में पहुंचने के लिए उनकी ज़रूरत है। वह अयानु कोजी को तीनों को भर्ती करने के लिए लगभग मजबूर करती है, लेकिन वह असफल रहता है। हताशा में, वह कुशिदा से मदद मांगता है, जो अपने करिश्माई व्यक्तित्व से उन्हें मना लेती है। नतीजा, एक आपदा। होरिकिता का घमंड इतना असहनीय है कि लड़के अपमानित और क्रोधित होकर बाहर निकल जाते हैं। बाद में होरिकिता के जुनून का असली कारण सामने आता है। अयानु कोजी देखती है कि उसका भाई मानिबू, जो छात्र परिषद का सर्वशक्तिशाली अध्यक्ष है, उससे बहस कर रहा है। वह उसे कलंकार कहता है, कक्षा डी में होने के कारण उनके परिवार पर धब्बा बताता है और उससे स्कूल छोड़ने की मांग करता है। अपमान शारीरिक हिंसा में बदल जाता है और जब वह उसे मारने के लिए आगे बढ़ता है तो अयानु कोजी बीच में आ जाती है। अचानक अदृश्य लड़का ऐसी युद्ध कला का प्रदर्शन करता है जिससे अध्यक्ष पनगु हो जाता है। तभी मानिबू उसे पहचानता है कि वह सिर्फ एक और छात्र नहीं है, बल्कि वह विलक्षण प्रतिभा वाला छात्र है जिसने हर प्रवेश परीक्षा में ठीक 50 अंक प्राप्त किए हैं, सिस्टम का एक भूत।
इस बहस के बाद अयानु कोजी उसे वहीं चोट पहुंचाती है जहां सबसे ज्यादा दर्द होता है। होरिकिता से कहती है कि उसका अकेलापन ही एकमात्र कारण है कि वह कक्षा डी में है। ये शब्द उसके दिल पर मुक्के की तरह लगते हैं। और फिर परीक्षा परिणाम घोषित होने का दिन आ जाता है। सभी बाधाओं के बावजूद सभी पास हो गए, जिनमें वे 3 लोग भी शामिल थे जिन्हें निश्चित रूप से हार माननी थी। स्कूल से निकाल दिया गया। आखिर उन्होंने ये कैसे कर दिखाया। कक्षा डी में जश्न का माहौल छा गया। सुडो, ईके और यामोची ने कुशिदा को अपने कंधों पर उठा लिया और उसे चमत्कार करने वाली रक्षक बताकर उसका स्वागत किया। लेकिन अयान कोजी को छुपकर पता था कि इस चमत्कार के पीछे एक साजिश करता था, और वह कुशिदा नहीं थी। कुछ दिन पहले उसने होरिकिता को हिचकिचाते हुए अपने खोल से बाहर निकलते देखा था और उसने स्यूडो को अपने नोट्स दिए ताकि वह पढ़ाई कर सके। एक छोटा सा इशारा, लेकिन सबको बचाने के लिए काफी नहीं था। असली योजना कहीं ज्यादा गंदी थी। अयान कोजी सीधे स्रोत पर गया। उसने एक वरिष्ठ अधिकारी से 15,000 अंकों में पिछले साल के परीक्षा प्रश्न खरीदने का सौदा किया। क्या तुम्हारे पास अभी भी अपनी कक्षा के मध्यावधि परीक्षा के प्रश्न हैं? मैं चाहता हूं कि तुम उन्हें मुझे सौंप दो, लेकिन यह सुनिश्चित करने के लिए कि कोई भी उत्तरों को रट न ले। उसने आखिरी समय में कुशिदा से सामग्री मंगवाई, सारा श्रेय उसे दिया और उसे कक्षा का हीरो बना दिया। योजना तब तक बिल्कुल सही थी जब तक कि वह विफल नहीं हो गई। एक नया संकट खड़ा हो गया। सूडो एक विषय में 1 अंक से फेल हो गया। उसे स्कूल से निकाल दिया जाता है, लेकिन अयानु कोजी हार मानने को तैयार नहीं होता। वह चावाशी को एक पेचीदा और चालाकी भरे तर्क से चुनौती देता है। अगर इस स्कूल में हर चीज की कोई कीमत है, तो 1 अंक की क्या कीमत है? होरिकिता हैरानी से तुरंत उसका साथ देती है और अपने अंक देने को तैयार हो जाती है। चावाशिरा एक शिकारी जैसी मुस्कान के साथ चुनौती स्वीकार करता है और एक बेतुकी कीमत 100,000 अंक रखता है। दोनों मिलकर फिरौती चुकाते हैं। स्कूल से निकालने का फैसला पलट दिया जाता है। बाद में होरिकिता की छवि बचाने और अपनी पहचान छुपाने के लिए अयानु कोजी कक्षा में झूठ बोलता है और दावा करता है कि सूडो के लिए उसने ही जी जान से लड़ाई लड़ी थी। उसी रात खेल एक भयानक मोड़ लेता है। कुशिदा का भूला हुआ फोन लौटाते समय अयानु कोजी उसकी अकेले में बातें सुन लेता है और उसका मासूम मुखौटा उतर जाता है। उसकी आवाज़ जहर से भर जाती है, होरिकिता के प्रति नफरत और आक्रोश से भरी एक तरफा बातचीत। जब उसे पता चलता है कि उसकी पोल खुल गई है, तो असली कुशिदा सामने आ जाती है। कंपास की नोक उसकी ओर करके वह उसे बेहद घटिया तरीके से ब्लैकमेल करती है। अगर उसने किसी को बताया, वह उस पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाएगी। अचानक माहिर चालाक व्यक्ति फंस जाता है और स्कूल की सबसे लोकप्रिय लड़की खुद को उसकी सबसे खतरनाक दुश्मन साबित कर देती है। शांति भंग हो जाती है। कक्षा डी में एक नया संकट खड़ा हो जाता है जब स्यूडो पर कक्षा सी के 3 छात्रों पर हिंसक हमला करने का आरोप लगता है। वह कसम खाता है कि यह आत्मरक्षा थी, एक साजिश थी, लेकिन गवाहों के अभाव में उसकी बात बेमानी है। और इन सब के पीछे एक शख्स अंधेरे से उभरता है। रियुइन, कक्षा सी का क्रूर नेता। वह फूट डालने का उस्ताद था, यहाँ तक कि उसने अपने ही एक आदमी को घायल कर दिया ताकि मामला पूरी तरह से पुख्ता हो जाए। दबाव में कक्षा बिखर जाती है। कई लोगों के लिए स्यूडो एक बोझ है, एक ऐसी समस्या जिसे वे बस हटा देना चाहते हैं। लेकिन होरिकिता, पहले से कहीं अधिक निर्मम और चालाक, इसके विपरीत तर्क देती है। अज्ञात नियमों वाले इस खेल में बोर्ड पर हर मुहरा महत्वपूर्ण है। अभी एक छात्र को खोना बाद में अंतिम हार का कारण बन सकता है। एक रहस्यमय गवाह की तलाश शुरू होती है। कक्षा बी की करिश्माई नेता इचिनो मदद की पेशकश करती है और एक सुराग ढूंढ निकालती है जिससे आरोप लगाने वालों में से एक की विश्वसनीयता को ठेस पहुंचती है। हालांकि होरिकिता का अपना एक सिद्धांत है। वह हर सहपाठी की प्रतिक्रिया पर गौर करती है और उसकी नज़र एक ही लड़की पर टिक जाती है, एकांतप्रिय और डरी हुई साकुरा। वह जानती है कि उस लड़की ने कुछ देखा है। क्या आप जानते हैं कि वह कौन है? हमारी एक सहपाठी साकुरा कुछ जानती है। कुशिदा दोस्ताना व्यवहार करने की कोशिश करती है, लेकिन नतीजा विनाशकारी होता है। साकुरा घबरा जाती है, भाग जाती है और इस अफरा तफरी में उसका कीमती डिजिटल कैमरा गिरकर टूट जाता है। सिर्फ कैमरा ही नहीं, उसके अंदर भी कुछ टूट गया लगता है। सबके सामने आने का डर ही उसका सबसे बड़ा डर है। अयानो कोजी जानता है कि उसे साकुरा के कैमरे से कहीं ज्यादा कुछ ठीक करना है। वह अजनबियों से उसकी रक्षा करते हुए उसके साथ दुकान तक जाता है और समझ जाता है कि उसका डर सिर्फ शर्म से कहीं ज्यादा है। बाद में वह उसे सटीक सलाह देता है। उसे कक्षा की ओर से नहीं, बल्कि अपनी ओर से गवाही देनी चाहिए, ताकि उसे बाद में इसका पछतावा न हो। अफसोस, कुछ ही समय बाद कुशिदा उस रहस्य का खुलासा करती है जो सब कुछ स्पष्ट कर देता है। साकुरा असल में शिजुको है, एक ऑनलाइन आइडल। उसकी गुप्त पहचान ही उसके आतंक का कारण है।
सुनवाई शुरू होती है और जज कोई और नहीं बल्कि डराने वाला छात्र परिषद अध्यक्ष होरिकिता का भाई है। मामला हाथ से निकलता दिख रहा था, लेकिन तभी सकुरा दृढ़ निश्चय के साथ सामने आती है। वह एक तस्वीर पेश करती है जो साबित करती है कि वह वहां मौजूद थी, लेकिन तस्वीर धुंधली है। इससे ये साबित नहीं होता कि लड़ाई किसने शुरू की। परिषद तब एक आसान रास्ता सुझाती है, सभी को तुरंत निलंबित कर दिया जाए, यानी मामला बराबर हो जाए। वह इस प्रस्ताव को ठुकरा देती है और अपने रुख पर अड़ी रहती है। सुडो की पूर्ण निर्दोषता का ऐलान करती है और कक्षा सी पर झूठी गवाही और साजिश का आरोप लगाती है। ये करो या मरो की स्थिति है। अध्यक्ष उसकी हिम्मत से प्रभावित या शायद चिढ़कर एक अल्टीमेटम के साथ सत्र स्थगित कर देता है। दोनों कक्षाओं के पास निर्णायक सबूत खोजने के लिए 1 दिन का समय है। जो भी झूठ बोलेगा उसे निष्कासन का सामना करना पड़ेगा। फिर एक रहस्यमयी नज़र से वह परिणाम का सारा भार अपनी बहन पर नहीं बल्कि उस शांत लड़के पर डाल देता है जिस पर किसी का ध्यान नहीं जाता, अयानो कोजी पर। अचानक खेल पूरी तरह से उसका हो जाता है। समय तेजी से बीत रहा है और होरिकिता अयानो कोजी द्वारा सुरक्षा कैमरों की कमी के बारे में दिए गए एक सूक्ष्म संकेत से निर्देशित होकर एक शानदार चाल चलती है। वह कक्षा सी के आरोपकर्ताओं को अपराध स्थल पर वापस बुलाती है और उनसे ये दावा करते हुए भिड़ जाती है कि उसके पास सब कुछ रिकॉर्ड है। झूठ इतना साहसी है कि वे हिचकिचाते हैं। संदेह के उस क्षण में अयानो कोजी उन्हें रेविन की कठपुतली के रूप में बेनकाब कर देती है। दबाव काम करता है, शिकायत वापस ले ली जाती है। जब मनोवैज्ञानिक युद्ध चल रहा होता है तभी एक और लड़ाई छिड़ जाती है। साकुरा को इलेक्ट्रॉनिक स्टोर के क्लर्क ने घेर लिया है, जो उसका एक जुनूनी प्रशंसक है जिसने उसकी पहचान जान ली है। घबराहट में वह उस एकमात्र व्यक्ति को फोन करती है जो उसकी मदद कर सकता है। अयान, कोजी और इचिनोई ठीक समय पर पहुंच जाते हैं। इसे स्वीकार करो, इस क्षण से तुम्हारा जीवन समाप्त हो गया है और कक्षा बी की नेता अपनी पीछा करने वाले को बेअसर करने का अधिकार। विडंबना यह है कि इस सदमे ने सकुरा के अपने नए अप्रत्याशित दोस्तों के साथ संबंधों को और मजबूत कर दिया। मामला बंद हो गया। कक्षा डी सुरक्षित बच निकली। छात्र परिषद अध्यक्ष ने जीत स्वीकार करते हुए अयानो कोजी को परिषद में एक सीट की पेशकश की। उसने ये कहते हुए इनकार कर दिया कि वह एक सामान्य जीवन जीना चाहता है, जो कि सबसे बड़ा झूठ था। लेकिन इस जीत की एक कीमत चुकानी पड़ी। रिवेन का ध्यान उस पर गया। कक्षा सी का तानाशाह साकियागी का सामना करता है और खुलेआम युद्ध की घोषणा करते हुए कक्षा ए सहित सभी को कुचलने की कसम खाता है। दूसरी ओर होरिकिता का सामना अयानो कोजी से होता है और उसे अंततः सच्चाई का एहसास होता है। वह रणनीतिकार नहीं थी, वह तो सिर्फ एक मोहरा थी। उसने शुरू से ही उसका इस्तेमाल किया था। वह उसे कक्षा ए तक पहुंचाने में मदद करने के लिए सहमत हो जाता है, लेकिन एक सख्त अपूरणीय शर्त के साथ। उसे कभी भी ये पता नहीं लगाना चाहिए कि वह वास्तव में कौन है। गर्मियों की छुट्टियां एक युद्धविराम के साथ आती हैं, या ऐसा लगता है। पूल में जब कक्षा के अधिकांश छात्र आराम कर रहे होते हैं, कक्षा डी के तीनों छात्र ईके, यामामाउची और सुडो मिलकर ऑपरेशन गर्ल्स लॉकर रूम की योजना बनाते हैं, जो जासूसी का एक मूर्खतापूर्ण प्रयास है। अयानो कोजी, ये जानते हुए कि इससे उन्हें भारी नुकसान हो सकता है, उनके साथ शामिल हो जाता है, लेकिन भाग लेने के लिए नहीं, बल्कि अपरिहार्य आपदा को संभालने के लिए। छात्रों के बीच तनाव स्पष्ट रूप से महसूस किया जा सकता है। होरिकिता हमेशा की तरह खुद को अलग थलग रखती है, जबकि कुशिदा जबरदस्ती दोस्ती का दिखावा करता है जिस पर कोई विश्वास नहीं करता। लड़के की योजना उस क्षण विफल होने लगती है जब स्कूल के सबसे खतरनाक लोग दिखाई देते हैं, रिविन कात्सुरागी और छात्र परिषद अध्यक्ष मानिबू होरिकिता। आपदा निकट है, अब कोई घोटाला कक्षा डी का अंत हो सकता है। तभी अयानुजी हरकत में आता है। अंधेरे से वह होरिकिता को फुसफुसाकर आदेश देता है, पेट में ऐंठन का बहाना करो। इसके बाद मची अफरा तफरी ध्यान भटकाने का सही मौका देती है। अचानक होरिकिता एक जोशीला भाषण देती है, जिसमें वह घोषणा करती है कि कक्षा डी के कमजोर छात्र शीर्ष पर पहुंचने के लिए संघर्ष करेंगे। एकता का ये प्रदर्शन अन्य वर्गों को चौंका देता है और सबका ध्यान भटका देता है। इसी अफरा तफरी में अयानो कोजी कैमरा वापस ले लेता है और सबूत मिटा देता है, जिससे खतरा टल जाता है, किसी को पता चले बिना। बाद में वह होरिकिता को सच्चाई बताता है और कबूल करता है कि उसने कक्षा की रक्षा करने और साथ ही उसे नेता की तरह व्यवहार करने के लिए मजबूर करने के लिए उसका इस्तेमाल किया। हाँ, लेकिन अन्य कक्षाओं के हस्तक्षेप ने स्थिति को और भी जटिल बना दिया। छोटे से बदले के तौर पर और शायद एक परीक्षा के रूप में वह उसे पहली बार पूल में धकेल देता है। बर्फ की रानी मुस्कुराती है और खेल में शामिल हो जाती है, एक पल के लिए पानी की लड़ाई में जो उसके द्वारा अपने चारों ओर बनाई गई दीवार को तोड़ देती है। पूल में मस्ती तो बस तूफान से पहले की शांति थी।
कुछ दिनों बाद अयानु कोजी को उसकी शिक्षिका चाबाशिरा बुलाती है। उसका पेशेवर मुखौटा टूट जाता है और एक असली भयानक खतरा सामने आता है। अयानु कोजी के पिता, एक शक्तिशाली और रहस्यमय व्यक्ति, ने स्कूल से संपर्क करके उसे निष्कासित करने की मांग की है। चाबाशिरा एक खतरनाक समझौता पेश करती है, कक्षा डी को कक्षा ए में ले जाने के वादे के बदले में अपनी सुरक्षा। अयानु कोजी उसे घूरता है और ठंडे लहजे में इनकार कर देता है, उसे चेतावनी देता है कि उसे मोहरे के रूप में इस्तेमाल करने की कोशिश करने पर उसे पछतावा होगा। कुछ ही समय बाद स्कूल एक इनाम की घोषणा करता है, एक शानदार क्रूज लाइनर की यात्रा। जहाज पर सामाजिक खेल जारी रहते हैं। ईके को कुशिदा को उसके पहले नाम से पुकारने की अनुमति मिल जाती है। कक्षा ए का अहंकार दिखावटी व्यवहार को बढ़ावा देता है। कक्षा सी का रेवन अपने सहपाठियों पर अपना अत्याचारी नियंत्रण दिखाता है। हियाता कक्षा की कमजोरी को भांपते हुए समूह को एकजुट करने में अयानु कोजी से मदद मांगता है। और डेक पर एक भयावह क्षण में कुशिदा का मुखौटा एक पल के लिए उतर जाता है, जिससे अयानु कोजी की ओर एक गहरी, अधिकारपूर्ण नज़र दिखाई देती है, फिर वह सामान्य हो जाती है। अगली सुबह छुट्टी का भ्रम चकनाचूर हो जाता है। क्षितिज पर एक सुनसान द्वीप दिखाई देता है। जहाज पर एक ठंडी अंतिम घोषणा गूंजती है, छुट्टी खत्म हो गई है। क्रूज एक पुरस्कार नहीं था, यह अगले युद्ध क्षेत्र का परिवहन था। एक नई विशेष परीक्षा, जो अब तक की सबसे क्रूर परीक्षा है, शुरू होने वाली है। नरक का एक नया नाम है, द्वीप उत्तरजीविता परीक्षा। नियम ये हैं, ये एक क्रूरतापूर्ण खेल है। प्रत्येक कक्षा को एक सप्ताह तक जीवित रहने के लिए 300 अंक दिए जाते हैं। जो अंक खर्च नहीं होते वे कक्षा अंक बन जाते हैं। बोनस अंक द्वीप पर अलग अलग स्थानों पर बिखरे होते हैं, जिन पर केवल प्रत्येक कक्षा का गुप्त नेता ही दावा कर सकता है। और यही जाल है, दूसरी कक्षा के नेता का अनुमान लगाने पर 50 अंक मिलते हैं। गलत अनुमान लगाने पर 50 अंक कट जाते हैं। नेता की पहचान ही सबका सबसे बड़ा हथियार और सबसे बड़ी कमजोरी बन जाती है। ये एक जोखिम भरा लेकिन लाभ से भरपूर खेल है। कक्षा डी पहले ही मिनट से विभाजित हो जाती है। एक जासूसी मिशन पर गई अयानु कोजी को एक सुनहरा रहस्य पता चलता है। कत्सुराजी कक्षा ए का नेता है। शिविर में एक गर्मागर्म बहस के बाद शांत और जिम्मेदार होरिकिता को कक्षा डी का नेता बनाया जाता है। कक्षा का समीकरण तब बदल जाता है जब कक्षा का मस्खरा ईके जीवित रहने के कौशल के बारे में आश्चर्यजनक जानकारी प्रकट करता है, जिससे वह सबका सम्मान प्राप्त कर लेता है। उनकी नाजुक एकता तब परखी जाती है जब उन्हें कक्षा सी की एबुकी घायल और अकेली मिलती है। अपने विवेक के विरुद्ध जाकर वे उसे अपने साथ ले जाते हैं। लेकिन यह सद्भाव एक भ्रम है। स्वार्थ की मूर्ति माने जाने वाले कोजी ने बस इतना कह दिया कि वह ऊब गया है, परीक्षा छोड़कर जहाज पर लौट गया। उसके इस पलायन से क्लास डी को तुरंत 30 अंकों का जुर्माना भरना पड़ा। पहला वार किसी दुश्मन ने नहीं, बल्कि उनके ही एक साथी ने किया। क्लास डी की नींव पहले से ही हिलने लगी है। हियाता क्लास डी को एक इकाई के रूप में चलाने के लिए संघर्ष कर रहा है, वहीं अयानुजी और होरिकिता दूर से देख रहे हैं। नक्शे का सर्वेक्षण करने वाले सेनापतियों की तरह उनकी जांच से दुश्मन की रणनीतियों का पता चलता है। एकजुट क्लास बी ने समुद्र से भागे एक सैनिक को शरण दी है। कत्सुरागी के नेतृत्व वाली क्लास ए ने एक अभेद्य किला बना लिया है। और क्लास सी, खैर क्लास सी में तो पार्टी चल रही है। रयुवान ने अपने सारे अंक विलासिता पर खर्च कर दिए, अपनी पूरी क्लास को परीक्षा से बाहर निकालने की योजना बनाई ताकि नुकसान कम से कम हो और परीक्षा को छुट्टी की तरह लिया जा सके। वह खुलेआम दूसरी क्लासों का मजाक उड़ाता है, ये स्पष्ट करते हुए कि वह एक अलग ही खेल खेल रहा है। हालांकि क्लास डी अंदर से बिखर गई है। कुविजावा का अंडरवियर फट जाता है। एक ईके लापता हो जाता है और शक गहराने लगता है। सारा दोष ईके पर लगता है, जिसके बैग में वह चीज मिली थी। कक्षा बिखरने ही वाली थी कि हियाता बीच में आकर स्थिति संभाल लेता है और असली चोर को ढूंढने का वादा करता है। लेकिन चुपके से वह अयानु कोजी के पास जाता है। हियाता जानता है कि ईके को झूठे आरोप से बचाने के लिए अयानु कोजी ने ही सबूत प्लांट किए थे और अब वह उससे मदद मांगता है। वह जानता है कि असली चोर फरार है और कक्षा की एकता उसे ढूंढने पर निर्भर करती है। हियाता वादा करता है कि वह सच्चाई को, चाहे वह कुछ भी हो, छिपा देगा ताकि कक्षा एकजुट रहे। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप भी इस मामले में मेरे साथ मिलकर काम करें। उसे ये नहीं पता कि अयानु कोजी को एकता में कोई दिलचस्पी नहीं है। उसे तो बस नियंत्रण में दिलचस्पी है, और चोर ही उसकी अगली चाल की कुंजी है। चोरी से कक्षा डी बिखर जाती है। लड़के और लड़कियां अलग अलग हो जाते हैं। अविश्वास का माहौल छा जाता है। विडंबना यह है कि अयानु कोजी को गार्ड नियुक्त किया जाता है। उसका मासूम छात्र वाला भेस पहले से कहीं बेहतर काम करता है। छुपकर वह सब कुछ देखता रहता है। वह देखता है कि होरिकिता बुखार से तड़प रही है और अपनी बीमारी छुपा रही है ताकि कमजोर न दिखे।
यामामाउची होरिकिता को परेशान करने के लिए आता है, लेकिन वह पहले से ही नाराज है और उसे जमीन पर गिरा देती है। सौभाग्य से अयानोजी उसे गिरने से बचा लेता है और फिर असली विपत्ति आती है। होरिकिता को पता चलता है कि उसका की कार्ड, कक्षा डी की आत्मा, वह वस्तु जो उसके नेतृत्व का प्रमाण है, चोरी हो गया है। शक तुरंत इबुकी पर जाता है, जो उनकी जासूस थी। इससे पहले कि वे कुछ कर पाते, उनके शिविर के एक हिस्से में आग लग जाती है। ये ध्यान भटकाने का एक बेहतरीन मौका था। अफरा तफरी और दुए में उन्हें सच्चाई का पता चलता है। इबुकी गायब है। बुखार और दर्द के बावजूद गुस्से से अंधी होरिकिता इबुकी का पीछा करते हुए भयंकर तूफान में चली जाती है। आमना सामना भयंकर होता है। इबुकी, एक कुशल मार्शल आर्टिस्ट, आसानी से बीमार लड़की को हरा देती है और मुस्कुराते हुए चोरी कबूल कर लेती है। जैसे ही होरिकिता बेहोश होने वाली होती है, अयानोजी अंधेरे से बाहर आता है। आश्चर्यचकित होकर इबुकी अपने स्वामी रियुइन को खोजने के लिए भाग जाती है और अपने पीछे निशान छोड़ जाती है। विनाश और पराजित होरिकिता, दुश्मन की योजना पूरी तरह से सफल प्रतीत होती है। अयानु कोजी को होरिकिता बेहोश मिलती है। वह उसे उठाकर वापस लाता है और बुखार का बहाना बनाकर उसे कक्षा डी की परीक्षा से आधिकारिक तौर पर हटने के लिए मजबूर करता है। खेल खत्म। उनका नेता बेनकाब हो गया है। उनका की कार्ड चोरी हो गया है। वे हार की शर्मिंदगी के लिए तैयार हो जाते हैं। अयानु कोजी के पूर्व आदेश का पालन करते हुए हियाता कक्षा के अनुमान प्रस्तुत करता है। एक अंतिम हताश प्रयास, लेकिन परिणाम समारोह में असंभव संभव हो जाता है। कक्षा डी न केवल बच गई, बल्कि प्रथम स्थान पर रही। अंततः 225 अंकों के साथ कक्षा डी प्रथम स्थान पर रही। रयुवान की कक्षा सी 0 अंकों के साथ अंतिम स्थान पर रही। ये सच्चाई उनके सभी प्रतिद्वंद्वियों के लिए एक करारा झटका है। रयुवान की योजना शानदार थी। उसने एक को छोड़कर सभी नेताओं की पहचान कर ली थी। उसने कक्षा डी के नेता का गलत अनुमान लगाया था। पर्दा गिरता है और असली मास्टरमाइंड का पर्दाफाश होता है। अयानु कोजी ने हर पल को नियंत्रित किया था। वह जानता था कि इबुकी एक जासूस है और उसने होरिकिता का कार्ड चुराने के लिए उसका इस्तेमाल किया। उसने आग लगाई और आखिरी मौके पर होरिकिता की बीमारी का फायदा उठाकर खुद को नया नेता बना लिया, जिससे रियुइन का अनुमान गलत साबित हो गया। उसने जो जानकारी जुटाई थी, उससे उसने कक्षा ए और सी के नेताओं की सही पहचान कर ली और एक बड़ी जीत हासिल की। अपनी पहचान छिपाने के लिए उसने सारा श्रेय होरिकिता को दे दिया और उसे कक्षा की हीरो के रूप में स्थापित कर दिया। लेकिन निजी तौर पर उसका असली चेहरा सामने आ गया। एक खौफनाक फ़ोन कॉल में उसने अपने पिता के एक एजेंट से बात की और अपने प्रशिक्षण और हेरफेर के काले अतीत की झलकियां दिखाईं। अंत में उसने होरिकिता की ओर रुख किया, जिसे उसने अभी अभी बचाया और ताज पहनाया था, और पूरी बेरुखी से सच कह दिया, मैंने तुम्हें कभी अपना साथी नहीं समझा। न तुम्हें, न कुशिदा को, न हियाता को। सभी लोग मेरे लिए सिर्फ औजार हैं। उसके लिए न कोई दोस्त है, न कोई दुश्मन, सब एक बोर्ड पर मुहरे हैं। और अंत में वह जीतने के लिए कुछ भी करेगा, क्योंकि जीत ही सब कुछ है। बस यही मायने रखता है। और अंत में मैं ही जीतूंगा। आलीशान क्रूज की छुट्टी एक झूठ थी। दूसरी विशेष परीक्षा बिना किसी चेतावनी के अचानक शुरू हो जाती है, और नियम किसी मनोवैज्ञानिक दुष्स्वप्न से कम नहीं है। छात्रों को 12 राशि चक्र आधारित समूहों में बांटा जाता है, जिससे अस्थिर गठबंधन बनते हैं। लक्ष्य, प्रत्येक समूह के भीतर एक गुप्त वीआईपी की पहचान का पता लगाना। दुविधा बेहद कठिन है। अगर सभी सहयोग करते हैं और सही अनुमान लगाते हैं, तो सभी जीत जाते हैं। अगर कोई गद्दार अकेले सही उत्तर देता है, तो वह सब कुछ जीत जाता है और उसके समूह के लिए खेल खत्म हो जाता है। लेकिन विश्वासघात में गलत अनुमान का मतलब गद्दारों के समूह के लिए विनाश है। ये एक ऐसे मैदान में भरोसे की परीक्षा है जिसे इसे नष्ट करने के लिए बनाया गया है। अयानु कोजी के समूह में कक्षा बी के प्रतिभाशाली इचिनो एक पूर्ण गठबंधन का प्रस्ताव रखते हैं, लेकिन कत्सुरागी की अति रूढ़िवादी रणनीति के तहत कक्षा ए भाग लेने से इनकार कर देती है। उनकी योजना गतिरोध पैदा करती है। कोई जोखिम न लें, ये सुनिश्चित करे कि केवल उनका वीआईपी ही अंक प्राप्त करे और बाकी सभी के लिए खेल को बंद कर दें। दूर, रयुवान होरिकिता को घेर लेता है। वह जानता है कि द्वीप पर जीत उसकी नहीं थी। वह उसे ताना मारता है, पर्दे के पीछे छिपे असली मास्टर को भांप लेता है और उन्हें सबके सामने लाने की कसम खाता है। उसी समय कक्षा डी की सबसे लोकप्रिय लड़की कारुइजावा कक्षा सी की लड़कियों से डरी हुई है, लेकिन आखिरी क्षण में उसे बचा लिया जाता है। सच्चाई नाजुक है। अपरिहार्य टकराव के लिए परिस्थितियां पहले से ही तैयार हो रही हैं। कक्षा ए की चुप्पी की रणनीति अधिकांश समूहों को पनडुब्बी बना देती है, लेकिन अराजकता की अपनी योजनाएं होती हैं। वांजी अपने अहंकार में आकर सीधे सीधे अपनी वीआईपी स्थिति का खुलासा कर देता है और पहले ही दिन अपने समूह का खेल समाप्त कर देता है, ये साबित करते हुए कि कोई भी रणनीति एक पागल व्यक्ति से सुरक्षित नहीं है।
इस बीच अयानु कोजी कुआवा पर ध्यान केंद्रित करना शुरू कर देता है। वह महसूस करता है कि उसका घमंडी रवैया एक कवच है और उसे ये जानने की जरूरत है कि वह क्या छिपा रही है। दूसरी ओर रयुवान अपने पत्ते खोलकर खेलता है। वह होरिकिता को बताता है कि उसने कक्षा सी के सभी फोन उनके वीआईपी की पहचान करने के लिए जबरदस्ती जब्त कर लिए थे। इसका फायदा उठाते हुए वह क्लास ए को कुचलने के लिए एक नापाक गठबंधन का प्रस्ताव रखता है। प्रस्ताव ठुकरा दिया जाता है, लेकिन संदेश स्पष्ट है। रियुइन के पास एक योजना है और वह उन सभी को खत्म करने आ रहा है। कुइजावा का कवच आखिरकार टूट जाता है। उसका नकली प्रेमी हियाता उनसे रिश्ता तोड़ देता है। वह अयानु कोजी से कबूल करता है कि यह रिश्ता उसे धमकाने से बचाने के लिए एक ढाल था, लेकिन अब वह इसे और बर्दाश्त नहीं कर सकता। असल में वह लगभग 10 साल की स्कूली शिक्षा के दौरान भयानक उत्पीड़न का शिकार रही है। अपने रक्षक के बिना कुइजावा असुरक्षित है, और वही क्लास सी की लड़कियां जिन्होंने उसे पहले डराया था अब उसे फिर से घेर लेती हैं, लेकिन इस बार उसे बचाने वाला कोई नहीं है। जाल बिछा दिया गया है। घात करीब आ रही है। जहाज के एक सुनसान कोने में रियोइन के आदेश पर क्लास सी की लड़कियां कोवा पर हमला करती हैं। हिंसा क्रूर है और अयानु कोजी दूर से संतुष्ट होकर देखती रहती है। लेकिन जब कुइजावा अपने सबसे बुरे दौर में होती है तब अयानु कोजी प्रकट होता है। वह उसे नहीं बचाता, वह उसे तोड़ देता है। वह यह जाहिर करता है कि वह उसके साथ हुए अत्याचारों के दर्दनाक अतीत के बारे में सब कुछ जानता है, जिससे वह अपने डर का सामना करने के लिए मजबूर हो जाती है। और फिर उसकी आत्मा के टूटे हुए दिल के बीच वह एक नया समझौता पेश करता है, उसकी निःशर्त वफादारी के बदले में अपनी पूर्ण सुरक्षा। वह उसे बचाता नहीं है, वह उसे अपने औजार के रूप में बदल देता है। कुआवा को अपने वश में करने के बाद मास समूह की असली योजना शुरू हो जाती है। ये जानते हुए कि वह वीआईपी है, अयानु कोजी धोखे का जाल बुनता है। वह पहले उसके साथ, फिर एक अन्य सहपाठी युकिमुरा के साथ फोन बदल लेता है, जिससे सभी को यह विश्वास हो जाता है कि वह अयानु कोजी वीआईपी है। चारा डाल दिया गया है। अंतिम चर्चा में जाल बिछ जाता है। युकिमुरा वीआईपी होने की बात कबूल कर लेता है। हमेशा की तरह होशियार इचिनो फोन बदलने का खुलासा कर देता है, जिससे सभी गलत निष्कर्ष पर पहुंच जाते हैं। आयन कोजी ही असली वीआईपी है। जैसा कि आपने अनुमान लगाया था, कक्षा ए का एक लालची सदस्य चारा खा लेता है और समूह को धोखा देता है। अयानु कोजी का नाम उत्तर के रूप में प्रस्तुत करता है। उत्तर गलत है। परीक्षा समाप्त हुई। कक्षा डी को 50 अंक मिले। कारुइजावा को 500,000 अंक मिले। निजी बिंदु। अयानु कोजी की योजना एक सटीक अदृश्य चेकमेट थी। अंतिम परिणाम बताते हैं कि रियोवान की क्रूर रणनीति भी कारगर साबित हुई, लेकिन वह संतुष्ट नहीं है। एक भयावह अंतिम दृश्य में वह कुशिदा को घेर लेता है और खुलासा करता है कि उसने उसे मात दे दी और पता लगा लिया कि वह उसके समूह की वीआईपी थी। एक क्रूर मुस्कान के साथ वह उसे बताता है कि होरिकिता से नफरत करने वाली दोहरी चाल वाली लड़की अब उसकी नई खिलौना बन गई है। वह उसे पूरी तरह से तोड़ने का वादा करता है। मैं तुम्हें तन मन से टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। हमारा दूसरा सत्र काफी मजेदार होने वाला है। क्रूज जहाज परीक्षा की धूल अभी ठीक से बैठी भी नहीं थी कि एक नया सच जहर की तरह फैल गया। सहयोग अब कोई विकल्प नहीं रहा, ये एक आवश्यकता है। निर्दयी रियुवान को भी धोखा दिया गया। कोई भी सुरक्षित नहीं है, लेकिन सांस लेने का भी समय नहीं है। स्कूल यातना के अपने अगले चरण एक खेल उत्सव की घोषणा करता है। कक्षाओं को 2 टीमों में बांटा गया है, लाल और सफ़ेद, जिससे कक्षा डी और उनके प्रतिद्वंद्वी कक्षा ए के बीच एक अप्रत्याशित गठबंधन बन जाता है। नियम बेहद सख्त हैं। सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वालों को बोनस मिलता है, लेकिन सबसे निचले पायदान पर रहने वाले 10 छात्रों के आगामी परीक्षाओं में अंक कट जाते हैं। जीत ताकत पर नहीं, बल्कि रणनीति पर निर्भर करती है। तुरंत ही कक्षा डी में फूट पड़ जाती है। होरिकिता एक कठोर, तार्किक योजना का प्रस्ताव रखता है। शीर्ष खिलाड़ियों का उपयोग जीत सुनिश्चित करने के लिए करें और नुकसान को कम करने के लिए सबसे कमजोर खिलाड़ियों को मोहरे की तरह इस्तेमाल करें। इस विचार से तुरंत ही कारुजावा के नेतृत्व में विद्रोह भड़क उठता है। एक तनावपूर्ण मतदान के बाद होरिकिता की योजना बहुत कम अंतर से जीत जाती है। सबसे छुपकर अयानु कोजी ही सारी साजिश रच रहा है। वह कारुजावा से कबूल करता है कि उसने ही उसे होरिकिता का विरोध करने का निर्देश दिया था और कक्षा की वफादारी की परीक्षा लेने के लिए इस संघर्ष को अंजाम दिया था। और फिर वह असली खुलासा करता है। कक्षा डी में एक गद्दार है। कोई पहले ही उनके खिलाड़ियों की सूची दुश्मन को लीक कर रहा है। अयानु कोजी जानता है कि वह कौन है और वह इसे रोकने के लिए कुछ नहीं करेगा। ये विश्वासघात एक बहुत बड़ी योजना का हिस्सा है। प्रशिक्षण के दौरान अयानु कोजी एक साधारण छात्र का वेश बनाए रखता है और होरिकिता को सहयोग करना सिखाता है।
फिर वह उसे बताता है कि वे श्वेत टीम की जासूसी करेंगे और उनके साथ वही व्यक्ति होगा जिसे उसने पिछली परीक्षा में गद्दार बताया था, मुस्कुराता हुआ घातक कुशिदा। लेकिन जासूसी एक सोची समझी नाकामयाबी साबित होती है। होरिकिता कुशिदा का सामना करती है, जो मासूम मुस्कान के साथ सब कुछ नकार देता है। लेकिन अविश्वास का बीज बो दिया गया है। उत्सव शुरू होता है और अयानुकोजी और होरिकिता वाली लाल टीम आगे निकल जाती है। लेकिन तभी रेयुवान की योजना शुरू हो जाती है। सबसे पहले उसके साथी एस्पुडो को गिराकर तोड़फोड़ करते हैं। इसके बाद कक्षा सी का एक छात्र जानबूझकर होरिकिता से टकराता है, जिससे उसका टखना टूट जाता है। रणनीति क्रूर और सीधी है। कक्षा डी के नेतृत्व को खत्म करना। तोड़फोड़ कामयाब हो जाती है। जानते हो क्या, ये तुम्हारे लिए अच्छा है। कक्षा डी अब धूल में मिल जाएगी। रेयुवान द्वारा अपमानित और ताने मारे जाने पर वह भड़क उठती है और अपना आपा खो देती है। लाल टीम की बढ़त खत्म हो जाती है। अयानुकोजी ठंडे लहजे में कुइज़ावा को समझाती है कि गद्दार ने अपना मकसद पूरा कर लिया है। रेयुवान को ठीक पता था कि कब और कहां वार करना है। और फिर आता है सबसे चौंकाने वाला खुलासा। फेस्टिवल हारना अयानुकोजी की योजना का हिस्सा है। सुडो कक्षा के साथ झगड़े के बाद प्रतियोगिता छोड़ देती है। इसी क्षण रेयुवान अपना जाल कसता है। वह होरिकिता पर जानबूझकर अपने छात्र को चोट पहुंचाने का आरोप लगाता है और एक अल्टीमेटम देता है। या तो वह 10 लाख अंक चुकाए और अपमान से घुटने टेके, या वह उसे परिषद में ले जाएगा और उसका निष्कासन सुनिश्चित करेगा। घायल, घिरी हुई और अकेली पड़ी होरिकिता को एहसास होता है कि उसके पास केवल एक ही रास्ता है। उसे अपने सबसे महत्वपूर्ण साथी को वापस खेल में लाना होगा। हताशा में होरिकिता सुडो के पीछे जाती है, लेकिन आदेशों के बजाय वह अपना गुनाह कबूल करती है। पहली बार वह अपनी कमजोरी, अपने भाई के ठुकराए जाने के दर्द के बारे में खुलकर बात करती है। वह उसके संघर्ष को अपने संघर्ष से जोड़ती है और उससे मदद मांगती है। मदद एक मोहरे के रूप में नहीं, बल्कि एक बराबर के रूप में। उसकी बेबाक ईमानदारी से प्रभावित होकर स्यूडो लौट आता है। इस बीच होरिकिता असली गद्दार को घेर लेती है। बिना किसी औपचारिकता के वह अपने विश्वासघात के सारे सबूत कुशिदा के सामने फेंक देती है। उसका मुखौटा उतर जाता है, जिससे होरिकिता के प्रति उसकी गहरी नफरत का खुलासा होता है, जो मिडिल स्कूल से चली आ रही है। वह सब कुछ कबूल कर लेती है, ये स्वीकार करते हुए कि उसका एकमात्र लक्ष्य होरिकिता को स्कूल से निकलवाना है और अयानुकोजी को भी नष्ट करने की धमकी देती है। अखाड़े में वापस कक्षा डी सुडो की वापसी का जश्न मनाती है। होरिकिता और कुशिदा के अंतिम रिले से बाहर होने के कारण अयानुजी ट्रैक पर स्वेच्छा से भाग लेता है। वह छात्र परिषद अध्यक्ष मानेबू होरिकिता के बगल में खड़ा होता है और पहली बार अपनी पूरी ताकत लगाता है। वह जीतता नहीं है, लेकिन उसकी बेमिसाल गति, जो स्कूल के सबसे होशियार छात्र के बराबर है, सभी को चौंका देती है। भूत ने अपनी शक्ति की एक झलक दिखा दी है। उत्सव के बाद होरिकिता ब्लैकमेल की रिकॉर्डिंग के साथ रेयुवान और कुशिदा का सामना करती है। मिल गया, वैसे मैं ये सब रिकॉर्ड कर रहा था। रेयुवान हंसता है और बताता है कि वह भी गतिरोध को रिकॉर्ड कर रहा था। लेकिन यह चेकमेट होरिकिता का नहीं था। अयानुकोजी ने सब कुछ पहले ही भांप लिया था और कक्षा सी के ही एक गद्दार के हाथ में तीसरा रिकॉर्डर थमा दिया था। नई रिकॉर्डिंग में रेयू और तोड़फोड़ की योजना का पूरा ब्यौरा मिलता है। वह जानता है कि उसे एक कहीं ज्यादा खतरनाक खिलाड़ी ने मात दे दी है और अब उसका नया लक्ष्य उस कठपुतली मास्टर की पहचान उजागर करना है जिसने उसे नचाया। युद्ध समाप्त हो गया है, लेकिन खोज अभी शुरू हुई है। सत्ता हाथ बदलती है। एक चौंकाने वाले कदम में मनाबू होरिकिता छात्र परिषद के सिंहासन से हट जाता है। उसकी जगह मियाबी नागुमो आता है, एक उत्तराधिकारी जिसके चेहरे पर मुस्कान है लेकिन नसों में बर्फ जमी है। उसका वादा है कि वह स्कूल को एक ऐसे सच्चे योग्यता आधारित युद्ध क्षेत्र में बदल देगा जहां कमजोरों के लिए कोई जगह नहीं होगी। और पहले गिलोटिन का नाम भी तय हो चुका है, पेपर शफल स्पेशल परीक्षा। नियम सरल और क्रूर है। जोड़ियां बनाओ, एक परीक्षा तैयार करो आगमन के लिए, और यदि किसी भी विषय में आपकी जोड़ी का संयुक्त स्कोर 60 से कम है तो दोनों को तुरंत निष्कासित कर दिया जाएगा। खेल अब गंभीर हो गया है। निष्कासन की छाया सबके ऊपर मंडरा रही है और एक निजी नाटक सामने आ रहा है। सातो सहपूर्वक अयानुकोजी का नंबर मांगती है, जिससे कुआवा के मन में ईर्ष्या की चिंगारी भड़क उठती है जिसे अभी तक कोई नहीं समझ पाया है। कक्षा डी के युद्ध कक्ष में तनाव तब बढ़ जाता है जब कुशिदा होरिकिता की स्पष्ट घृणा के बावजूद रणनीति समूह में शामिल हो जाती है, लेकिन असली धमाका बाद में निजी तौर पर होता है। होरिकिता अयानुकोजी को कुशिदा के काले अतीत के बारे में बताती है। वह लड़की जिसने अकेले ही अपने पुराने स्कूल में पूरी कक्षा को तहस नहस कर दिया था। अयानुकोजी व्यवहारिक रूप से स्पष्ट सुझाव देती है, उसे निकाल दो। लेकिन होरिकिता एक जोखिम भरे दांव में
उस गुस्सैल लड़की को वश में करने की कोशिश करने का फैसला करती है, यह मानते हुए कि वह उसका विश्वास जीत सकती है। कक्षा सी में बोर्ड के दूसरी तरफ रेविन माहौल को भांप रही है। उसे पता है कि उसके बीच एक गद्दार है और कक्षा डी की सारी चालें एक रहस्यमय मास्टरमाइंड चला रहा है। उसकी तलाश शुरू हो गई है। कक्षा डी में होरिकिता का समूह परीक्षा का रहस्य सुलझा लेता है। स्कूल संतुलन बनाने के लिए सबसे अच्छे छात्रों को सबसे खराब छात्रों के साथ जोड़ेगा। उनकी योजना प्रारंभिक परीक्षा में धांधली करने की है, ताकि उनके सबसे मजबूत छात्र सबसे कमजोर छात्रों के लिए सुरक्षा कवच बन सकें। और इस सब अराजकता के बीच अयानुकोजी कुजावा से एक मौन वादा करता है, जिससे एक गुप्त गठबंधन बनता है जो उन दोनों के भाग्य को बदल देगा। वह उसकी रक्षा करेगा, लेकिन किस कीमत पर? परीक्षा के नतीजों की उल्टी गिनती शुरू हो गई है और कक्षा डी अध्ययन समूहों का अड्डा बन गई है। गुमनामी में माहिर अयानुकोजी, युकिमुरा, मियाक और हाब जैसे कुछ अजीबोगरीब छात्रों के समूह में शामिल हो जाता है। उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि एक अनपेक्षित रिश्ता बनने वाला है। लेकिन असली तूफान कहीं और मंडरा रहा था। होरिकिता और कुशिदा के बीच शीत युद्ध आखिरकार फूट पड़ता है। सीधे टकराव में होरिकिता अपने सारे दांव लगा देती है। एक शर्त, दोनों गणित की परीक्षा में प्रतिस्पर्धा करेंगे। अगर होरिकिता जीतती है तो कुशिदा अपनी तोड़फोड़ रोक देती है। अगर कुशिदा जीत जाती है तो होरिकिता हमेशा के लिए स्कूल छोड़ देगी। समझौते को पक्का करने के लिए मानेबू होरिकिता को गवाह के तौर पर बुलाया जाता है। फिर बात पक्की हो जाती है। अपने वचन से मुकरने के गंभीर परिणाम होंगे। लेकिन एक मूक दर्शक ने सब कुछ सुन लिया। अयानुकोजी बीच में फंस जाता है और कुशिदा जहरीली मुस्कान के साथ उसे भी खाई में खींच लेती है। अगर वह जीत जाती है तो उसे भी स्कूल से निकाल दिया जाएगा। मौका देखकर अयानुकोजी अपनी एक शर्त रख देता है। शर्त में शामिल होने के लिए कुशिदा को कबूल करना होगा, उन्हें बताना होगा कि उसके अतीत में वास्तव में क्या हुआ था। घिर जाने पर कुशिदा का मुखौटा टूट जाता है, वह उन्हें सब कुछ बता देती है। पहचान पाने की उसकी बीमार सनक, एक आदर्श लड़की होने का घुटन भरा दिखावा और उसका जहरीला गुस्सा निकालने का जरिया, एक गुमनाम ब्लॉग जहां वह सबके प्रति अपनी नफरत उगलती थी। जिस दिन ब्लॉग का पता चला उस दिन सब कुछ तहस नहस हो गया। नफरत करने वाली कक्षा में फंसी कुशिदा ने अपने सबसे शक्तिशाली हथियार सच्चाई का इस्तेमाल किया। उसने अपने सहपाठियों के हर गंदे राज, हर छिपे हुए भ्रष्टाचार को उजागर कर दिया और उन्हें एक दूसरे के खिलाफ भड़काकर विनाश का तांडव मचा दिया। वह न सिर्फ बची रही बल्कि उसने कक्षा को अंदर से तबाह कर दिया। अब शर्त पूरी हो चुकी है और अतीत के शैतान बेकाबू हो चुके हैं। ऐसे में ये प्रतिद्वंद्विता स्कूल में उनके अस्तित्व की लड़ाई बन गई है। सवाल अब यह नहीं है कि कौन जीतेगा, बल्कि यह है कि कौन बचेगा। विश्वासघात पहले ही शुरू हो चुका था। होरिकिता को कुचलने के लिए दृढ़ संकल्पित कुशिदा ने शैतान से समझौता कर लिया। उसने कक्षा डी के प्रश्न रियूइन को लीक कर दिए, बदले में कक्षा सी के उत्तर ले लिए। इस बीच अयानुकोजी का छोटा समूह साकरा के साथ और भी मजबूत हो गया और उन्होंने खुद को अयानुकोजी समूह का नाम दे दिया, जो इस अराजकता के बीच वफादारी का प्रतीक है। और फिर नाटक शुरू होता है। अयानुजी के दबे छिपे आदेशों का पालन करते हुए कुआजावा ने कुशिदा के साथ सार्वजनिक रूप से झगड़ा छेड़ दिया, जिससे आने वाले निर्णायक दांव के लिए एक आदर्श स्थिति बन गई। परीक्षा का दिन कुशिदा का आत्मविश्वास भय में बदल गया। परीक्षा के प्रश्न रयुवान द्वारा दिए गए प्रश्नों से बिल्कुल अलग थे। उसे धोखा दिया गया था। क्रोधित होकर उसने रयुवान का सामना किया, लेकिन रयुवान ने उसकी नासमझी पर हंसते हुए पूरी साजिश का खुलासा किया। कक्षा डी के मास्टरमाइंड ने उससे संपर्क किया और उसे दो विकल्प दिए, या तो कक्षा सी से असली प्रश्न प्राप्त करें या कुशिदा को देने के लिए नकली प्रश्नों का एक सेट प्राप्त करें। अराजकता का शौकीन रयुवान ने दूसरा विकल्प चुना और तमाशा जलते हुए देखना पसंद किया। उसे ये नहीं पता था कि अयानुकोजी उससे 3 कदम आगे थी। लेकिन जो कुछ भी तुम चाहो मुझ पर आजमाओ, मैं तुम्हें कभी भी कहीं भी मनोरंजन करने के लिए तैयार हूँ। उसने होरिकिता को अपने शिक्षक चाबाशिरा के साथ एक समझौता करने का निर्देश दिया था। केवल कक्षा प्रतिनिधि द्वारा व्यक्तिगत रूप से प्रस्तुत किए गए प्रश्न ही मान्य होंगे। कुशिदा की योजना शुरू होने से पहले ही खत्म हो गई। होरिकिता की जीत सुनिश्चित होने और गद्दार के बेनकाब होने के बाद रयुवान का अब एक नया लक्ष्य है, उस शातिर चालाक को ढूंढकर खत्म करने का जुनून जिसने उसे मोहरे की तरह इस्तेमाल किया। पर्दे के पीछे से अयानुकोजी चुपचाप इस चुनौती को स्वीकार करता है। खोज अभी शुरू ही हुई थी। जैसे जैसे क्रिसमस नजदीक आता है, अयानुकोजी के चारों ओर सतर्कता का माहौल छा जाता है। कक्षा ए की एक लड़की, जो आदिसुसाकी अनानागी की मोहरे है, उस पर कड़ी नजर रखती है। उसी समय जुनूनी हो चुका रयुवान कक्षा डी के खिलाफ उकसावे की जंग तेज कर देता है। उसे अब अंक नहीं चाहिए, उसे नाम चाहिए।
वह जानता है कि होरिकिता मास्टरमाइंड नहीं है और असली चालाक की तलाश अपने चरम पर है। होरिकिता के अनुरोध पर अयानो कोजी पुस्तकालय जाता है, जहां कक्षा सी की हियोरोरी से अचानक हुई मुलाकात रुविन की दिलचस्पी की पुष्टि करती है। लेकिन जांच में अचानक बाधा आ जाती है। एक बुलावा, एक स्वागत कक्ष और उसके अतीत का एक भूत उसका पिता। उस व्यक्ति ने खुलासा किया कि जिस बटलर ने अयानो कोजी को स्कूल भागने में मदद की थी, उसने आत्महत्या कर ली थी। इस अपराध बोध का लाभ उठाते हुए उसने एक बात की मांग की। तब अयानो कोजी ने स्कूल से नाम वापस लेने के कागजात पर हस्ताक्षर किए और लौट गया। सफ़ेद कमरा। अयानो कोजी बर्फ की तरह ठंडे स्वर में इनकार कर देता है। चेयरमैन साकी अनानागी के आने से बहस बीच में ही रुक जाती है, जो खुद को उसके पिता का पुराना परिचित बताता है। चेयरमैन स्कूल के नियमों का इस्तेमाल करते हुए अयानो कोजी के स्कूल में रहने के अधिकार का बचाव करता है। फिर वह एक चौंकाने वाली बात बताता है। उसकी बेटी आदिसु कक्षा ए की रानी है। सच्चाई सामने आने पर अयानो कोजी चाबाशिरा का सामना करता है और उसके द्वारा उसे नियंत्रित करने के लिए इस्तेमाल किए गए झूठ का पर्दाफाश करता है। मैं अब तुम्हारा मोहरा नहीं हूं, वह घोषणा करता है और कक्षा डी को शीर्ष पर पहुंचाने का मिशन छोड़ देता है। सभी बंधनों से मुक्त होकर वह एक कॉल करता है कुइजावा। वह उसका इस्तेमाल करने के लिए माफ़ी मांगता है और कठोर निर्ममता से घोषणा करता है कि वह सभी संबंध तोड़ रहा है और उसका संपर्क नंबर डिलीट कर रहा है। औजार को फेंक दिया गया था, कुइजावा को अकेला छोड़ दिया गया था। भ्रमित और रुइन के निशाने पर परित्यक्त और टूटा हुआ कुइजावा इस आघात को समझने की कोशिश करता है। इस बीच रयुवान की खोज लगातार जारी है। उसका नया निशाना सनकी और अप्रत्याशित कोएंजी। इसका क्या मतलब है? चलो इसे यहीं छोड़ देते हैं। मैं मना करता हूँ, जब तक मैं उसे खत्म नहीं कर देता। रियू उससे मिलता है, लेकिन कोंजी श्रेष्ठता का भाव दिखाते हुए सब कुछ नकार देता है और कहता है कि वर्ग आधारित खेल उसके लिए उबाऊ हैं। आदिसु साकियागी का आगमन, जो रियूइन को पिंजरे में बंद जानवर को छेड़ने वाले की तरह चिढ़ाता है, केवल निराशा को बढ़ाता है। रियूइन निष्कर्ष निकालता है, वुनी पागल है, लेकिन वह मास्टरमाइंड नहीं है जिसकी उसे तलाश है। एक और संदिग्ध को सूची से हटाकर रयुवान होरिकिता को अल्टीमेटम भेजता है। अंतिम चरण निकट है। वह अपना अंतिम जाल तैयार करता है। परिसर के एक सुनसान इलाके में लगे सुरक्षा कैमरों को बंद कर दिया जाता है। एक संदेश भेजा जाता है। चारा बिछा दिया गया है और चारा है कारुइजावा अकेली। वह जाल में फंस जाती है। रयुवान और उसके गुंडे इंतजार कर रहे हैं। वह सब कुछ जानता है, उत्पीड़न, आघात और वह भय जो उसे जकड़ लेता है। निर्ममता से भरी एक हरकत में वह सर्दियों के बीच में उस पर ठंडा पानी डाल देता है। शारीरिक और उसे मानसिक यातना दी जा रही है ताकि उसका मनोबल टूट जाए और वह अपने सबसे बुरे सपने को फिर से जी सके। वह एक नाम मांगता है, उस मास्टरमाइंड का नाम जिसने उसे अंधेरे में छिपाकर रखा था। लेकिन कुआवा में कुछ बदल गया है। भले ही डर उसकी आत्मा को खा रहा हो, भले ही उसे विश्वास हो कि उसके रक्षक ने उसे छोड़ दिया है, फिर भी वह बोलने से इनकार कर देती है। वह दांत पीसती है, अपनी किस्मत स्वीकार करती है और चुपचाप अंत तक अयानो कोजी की रक्षा करने का संकल्प लेती है। कुआवा का व्यक्तिगत नरक चरम पर पहुंच जाता है। यातना जारी रहती है, लेकिन आग और डर में गड़ी गई उसकी वफादारी टूटने से इनकार कर देती है। वह अयानो कोजी का नाम नहीं बताएगी, वह आदमी जिसके बारे में उसे लगता है कि उसने उसे त्याग दिया है। दूर असली खेल शुरू होता है। चाबाशिरा द्वारा सतर्क किए जाने पर अयानो कोजी मनाबू होरिकिता से मिलता है। आधी रात को एक सौदा तय होता है। अयानो कोजी द्वारा अपनी बहन को छात्र परिषद में शामिल कराने में मदद के बदले में मनाबू आने वाली घटनाओं का गवाह बनेगा। सारी परिस्थितियां अनुकूल हो चुकी हैं। ठीक उसी क्षण जब कुआवा टूटने ही वाली थी, तभी क्योताका अयानो कोजी आ जाता है। वह खुद को प्रकट करता है, मास्टरमाइंड, वह भूत, वह लक्ष्य जिसका रियूइन पीछा कर रहा था। उत्साहित होकर रियूइन हमले का आदेश देता है और इसके बाद जो होता है वह कोई लड़ाई नहीं होती। ये एक भयानक और अमानवीय दक्षता से किया गया नरसंहार होता है। अयानो कोजी बिना एक खरोंच भी खाए अकेले ही इशियाकी, एल्बर्ट और इबुकी को हरा देता है। अंतिम मुकाबला, अयानो कोजी बनाम रियूइन। रियूइन का पूर्ण हिंसा का दर्शन सोची समझी उदासीनता की दीवार से टकराकर चकनाचूर हो जाता है। अयानो कोजी न केवल उसे शारीरिक रूप से पराजित करता है, बल्कि उसकी आत्मा, उसके विश्वदृष्टिकोण को चकनाचूर कर देता है और उसे अपने जीवन में पहली बार लकवाग्रस्त कर देने वाले भय का अनुभव कराता है। भला इस तरह के एक साधारण काम से मुझे कुछ महसूस क्यों होगा? रियूइन के पराजित और टूटे हुए रूप को देखकर अयानो कोजी कारुइसावा के पास जाता है। वह माफी मांगता है। वह वादा करता है कि इस क्षण से दुष्वप्न समाप्त हो गया है। वह हमेशा उसकी रक्षा करेगा।
उसी क्षण जंजीरें कारुइजावा के अतीत के टूटने और गुरु शिष्य के रिश्ते के मिटने से एक गहरा रिश्ता पनपता है। नरक में बना एक बंधन अब अटूट, पराजित और उद्देश्यहीन, रयुवान भागने की कोशिश करता है। वह अपने सारे अंक इशाकी को दे देता है, यह मानते हुए कि एक टूटे हुए तानाशाह का अब स्कूल में कोई स्थान नहीं है। अंतिम टकराव में वह खुद को हारने देता है, एक तरह से हार मान लेना। लेकिन दूर से अयानुजी देख रहा होता है, और जहां सभी को अंत दिखाई देता है वहीं उसे एक नया और खतरनाक अवसर दिखाई देता है। इस बीच होरिकिता आखिरकार अयानु कोजी के बारे में सच्चाई का सामना करती है। अदृश्य लड़का, उसका औसत सहपाठी, वास्तव में एक माहिर कठपुतली नचाने वाला है। कहीं और अयानु कोजी अपनी अगली चाल पर पहले ही लग चुका है। वह कारुइजावा से संपर्क करता है और उसे सातो की जासूसी करने और उसके जीवन के बारे में जानकारी इकट्ठा करने का एक नया काम देता है। इस मिशन से कुइसावा में थोड़ी ईर्ष्या पैदा होती है, फिर भी वह इसे स्वीकार कर लेता है। उपकरण फिर से काम पर लग जाता है। कुछ ही समय बाद छात्र परिषद का नया राजा अयानु कोजी एक अप्रत्याशित कदम उठाता है। वह होरिकिता को परिषद में शामिल होने के लिए आमंत्रित करता है, ये सुझाव उसके भाई ने दिया था। होरिकिता को संदेह होता है और वह जानती है कि कुछ भी वैसा नहीं है जैसा दिख रहा है। बाद में अयानु कोजी की मुलाकात रियुइन से होती है। वह खुलासा करता है कि उसने ही रियुइन को निष्कासन से बचाया था और इसका सारा दोष कक्षा डी पर मर देता है। फिर वह कुछ गंभीर सलाह देता है, कक्षा के एक खास समूह की तुलना कैंसर से करता है जिसे जड़ से उखाड़ फेंकना जरूरी है। तीसरे सत्र में उसका अगला लक्ष्य घोषित किया जाता है, कुशिदा को निष्कासित कर दिया जाएगा। क्रिसमस के दिन योजना पर अमल शुरू हो जाता है। अयानु कोजी और सातो की डेट में कारुइसावा दखल देती है और स्थिति को डबल डेट में बदल देती है। ये एक मंच है और वे सभी कलाकार हैं। अंत में अयानु कोजी सातो को बेरहमी से खारिज कर देता है और कबूल करता है कि उसने कभी किसी के लिए कुछ महसूस नहीं किया। सातो के जाते ही कारुइसावा आ जाती है। अयानु कोजी खुलासा करता है कि ये सब उसके लिए एक परीक्षा थी। जब उसके पास पहले से ही उसकी सबसे उपयोगी साथी है तो वह सातो के साथ क्यों समझौता करेगा। औजार, गिरती बर्फ के बीच वह उसे कुछ सर्दी की दवा देता है। सच्ची चिंता का एक छोटा सा इशारा। सर्दी की दवा, उस दिन तो तुम पूरी तरह पानी से भीगी हुई थीं। मुझे लगा कि तुम बीमार पड़ गई हो। योजना सफल रही। उसे उसकी सीमा तक धकेलकर और फिर उसे बचाकर उसने उसकी पूर्ण वफादारी को पक्का कर लिया। वह सोचता है कि क्या वह कभी लोगों को अपने बोर्ड पर मोहरों से ज्यादा कुछ समझ पाएगा। लेकिन जैसे ही वे अलग होते हैं, अंधेरे से एक आकृति उभरती है। एक अजनबी उसे सफेद कमरे की उत्कृष्ट कृति के रूप में पहचानता है और उसे झूठा प्रतिभाशाली कहता है, उसे नष्ट करने की कसम खाता है। बिना हिचकिचाए अयानु कोजी चुनौती स्वीकार करता है। एक नया युद्ध शुरू होने वाला है। इससे पहले कि नया खतरा साकार हो सके, स्कूल अपना हमला शुरू कर देता है। छात्रों को मिश्रित प्रशिक्षण शिविर के लिए पहाड़ों पर ले जाया जाता है। नियम व्यवस्था के लिहाज से बेहद जटिल हैं। छात्रों को लिंग के आधार पर विभाजित किया जाता है और सभी कक्षाओं और वर्षों के छात्रों को छोटे छोटे समूहों में मिला दिया जाता है। प्रदर्शन समूह आधारित होता है और यदि स्कोर बहुत कम होता है तो नेता को उसकी पसंद के एक अन्य सदस्य के साथ निष्कासित कर दिया जाता है। अराजकता निश्चित है। जब हियाता के नेतृत्व में कक्षा सी संगठित होने लगती है तो अयानु कोजी को एक भयावह सच्चाई का एहसास होता है। इस बार वह सबकी रक्षा नहीं कर पाएगा। तनाव तब चरम पर पहुंच जाता है जब छात्र परिषद के अध्यक्ष नागुमो मनाबु होरिकिता को सार्वजनिक रूप से चुनौती देते हैं, ये देखने के लिए शर्त कि उनके समूहों में से कौन सबसे अधिक अंक प्राप्त करेगा। इनाम केवल सम्मान है, लेकिन हर कोई जानता है कि दांव पर बहुत कुछ लगा है। लड़कों के समूह बनते हैं और अयानु कोजी को ऐसे लड़कों की टीम मिलती है जिन्हें समाज से बहिष्कृत कर दिया गया है, जिसमें अप्रत्याशित कंजी भी शामिल है। आपदा निकट है। लड़कियों के समूहों में इचिनो अपने एकजुट नेतृत्व से चमकती है, जबकि होरिकिता कुशिदा के गठबंधन के प्रयास को ठंडे दिल से अस्वीकार कर देती है। शिविर शारीरिक और मानसिक परीक्षा लेने वाली गतिविधियों की एक क्रूर दिनचर्या बन जाता है। और रात के खाने के दौरान साकियागी अयानुजी के पास आती है और अपनी अगली चाल का खुलासा करती है। उससे मुकाबला करने से पहले वह कक्षा बी को कुचल देगी, जो उसका लक्ष्य है, उनका नेता है। इचिनो, साकियागी की नज़र में उसके सहपाठियों का उस पर भरोसा ही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी है। बाद में अयानु कोजी को मानिबू द्वारा बुलाया जाता है। छात्र परिषद अध्यक्ष नागुमो के भ्रष्टाचार का खुलासा करता है और उसे नए राजा को हटाने का एक असंभव मिशन सौंपता है। इसके लिए वह उसे एक जासूस उपाध्यक्ष इकुतो किरियामा से मिलवाता है, जो मानिबू के लिए गुप्त रूप से काम करते हुए नागुमो के प्रति वफादारी का दिखावा करता है। अयानु कोजी ये काम स्वीकार कर लेता है। मुझे नहीं लगता कि वह अपना वादा तोड़ेगा। उसकी बातें पक्की हैं।
अध्यक्षों के बीच की प्रतिस्पर्धा तो एक बहुत बड़े युद्ध की शुरुआत मात्र थी। अयानो कोजी का नया मिशन एक तात्कालिक समस्या के साथ शुरू होता है। उसका अपना समूह क्वेंजी, एक उदासीन देवता की तरह व्यवहार करते हुए, एक चोटी पर चढ़ जाता है, जिससे एक दुर्घटना होती है और समूह के नेता को चोट पहुंचती है। अयानु जी का सामना होने पर क्वेंजी बस मुस्कुराता है, जिससे पता चलता है कि वह जितना दिखाता है उससे कहीं अधिक जानता है, और उसे ड्रैगन को वश में करने वाला लड़का कहता है, जो रयुवान की ओर एक सीधा और खतरनाक इशारा है। इसी बीच अयानु कोजी की एक छोटी सी दयालुता उसे एक ऐसे मुखबिर से मिलवाती है जो नागुमो के कुकर्मों को उजागर करने को तैयार है। और अयानु जी के अड़ियल लोगों के समूह में कुछ अप्रत्याशित घटित होता है। रात के दौरान इशाकी, युकिमुरा और अन्य लोग अपनी असफलताओं को स्वीकार करते हैं और अंततः एक साथ लड़ने का फैसला करते हैं। कोएंजी के साथ या उसके बिना वे अब अंतिम स्थान पर नहीं रहेंगे। अंतिम दिन, अंतिम परीक्षा मैराथन में अड़ियल लोगों का समूह अपना सब कुछ झोंक देता है और सभी के मौके पर कंजी भाग लेने का फैसला करता है और असाधारण प्रयास करता है। परिणामस्वरूप लड़कों में मानेबू का समूह जीत जाता है, एक स्पष्ट विजय। लेकिन असली मास्टर स्ट्रोक लड़कियों के परिणामों में होता है। एक समूह असफल हो जाता है और उसका नेता एक शातिर योजना के तहत मानेबू की सबसे करीबी सहयोगी अकाने ताचाबाना को अपने साथ निष्कासित करने का फैसला करता है। नागुमो का जाल खुल जाता है। मानेबू को दी गई चुनौती महज एक चाल थी ताकि वह उसके भीतर के लोगों को बुरी तरह से चोट पहुंचा सके। चक्र ताचिबाना को बचाने के लिए मानेबू को अपने निजी पॉइंट्स का एक बड़ा हिस्सा गंवाना पड़ता है, जिससे उसकी अपनी कक्षा का स्तर गिर जाता है। नागुमो जीतता है, ताकत से नहीं बल्कि एक ऐसी रणनीतिक क्रूरता से जो साबित करती है कि वह शीर्ष पर बने रहने के लिए किसी को भी कुर्बान कर सकता है। वापस लौटते समय कारुआजावा अयानु जी से पूछती है कि क्या वह उसके लिए भी ऐसा ही करेगा। वह बिना किसी झिझक के जवाब देता है, वह कुछ भी करने को तैयार है। उनके बीच का समझौता गहराता जाता है, लेकिन हर कोई हवा में इसे महसूस कर लेता है। ये तो बस शुरुआत थी। निष्कासन का एक नया दौर स्कूल को अंदर तक हिला देने वाला था। गंदा खेल जारी है। छात्र परिषद अध्यक्ष नागामो साक्यानागी को उसके अगले लक्ष्य कक्षा बी की इचिनो के बारे में बताता है। यह योजना एक घातक प्रहार है जिससे उसका निष्कासन हो सकता है। कक्षा में कारू इसावा और हियाता के ब्रेकअप की खबर से हलचल मच जाती है, लेकिन अयातो कोजी की नज़र सिर्फ एक ही चीज़ पर है। कक्षा ए का साकियागी यामोई के पास जा रहा है, एक संदिग्ध हरकत जो हर तरफ खतरे की घंटी बजा देती है। इचिनो के बारे में अफवाहें जहर की तरह फैलती हैं, लेकिन वह होरिकिता और अयानो कोजी से मदद लेने से इनकार कर देती है और साकियागी के तूफान का अकेले सामना करने का फैसला करती है। सूचनाओं का युद्ध तेज हो जाता है। सभी के मेलबॉक्स में गुमनाम पत्र आते हैं जिनमें इचिनो पर अपराधी होने का आरोप लगाया जाता है। और फिर एक अप्रत्याशित घटना घटित होती है। कक्षा ए की सुमी अयानो कोजी से मिलने जाती है। उसके कमरे में वह अपना जुर्म कबूल करती है। साकियागी उसे चोरी करते हुए पकड़ने के बाद ब्लैकमेल कर रहा है। सुमी बताती है कि इचिनो ने भी अतीत में यही अपराध किया है और अयानो कोजी से अपने गुरु की योजना को रोकने की गुहार लगाती है। सबूत के तौर पर एक बियर का कैन छोड़ जाती है। एपिसोड का अंत कुशिदा के एक संदेश से होता है जिसे सुनकर अयानो कोजी का खून जम जाता है। होरिकिता ने नागुमो के साथ एक बैठक का आयोजन किया है। बैठक होती है। नागुमो होरिकिता को डराने की कोशिश करता है। अयानो कोजी के नाम का इस्तेमाल एक अप्रत्यक्ष धमकी के रूप में करता है, यह जताते हुए कि वह उस पर कड़ी नज़र रख रहा है। इस बीच अयानो कोजी अपनी योजना को अंजाम देता है। वह छत पर कारुइजावा से मिलता है। गुप्त रूप से वह एक फ़ोन नंबर की जांच करने के मिशन पर निकलती है। बदले में वह उसे कुछ देती है। वैलेंटाइन डे की वो चॉकलेट जो हियाता के लिए थी, एक छोटा सा इशारा जिसमें अनकहे मायने छिपे थे। तभी क्लास ए के जासूस हाशिमोतो ने उस पल को तोड़ दिया। उसे गुमराह करने के लिए कारुजावा ने एक हल्का फुल्का बहाना बनाया, लेकिन हाशिमोतो अब उनके रिश्ते में दिलचस्पी लेने लगा था और उसने अयानु कोजी की संपर्क जानकारी हासिल कर ली। उस पर निगरानी और भी कड़ी हो गई। बाद में अयानु कोजी इचो से मिलने गई। वह बीमार और अकेली थी और हाशिमोतो ने उसकी दिखावटी ताकत को पहचान लिया। अफवाहें उसे अंदर से तोड़ रही थीं। अगले दिन बम फट गया। स्कूल के ऑनलाइन फोरम पर हर क्लास के छात्रों, जिनमें अयानु कोजी और कुवासावा भी शामिल थीं, के बारे में झूठी अफवाहें फैल गईं। मकसद साफ था, अराजकता, अविश्वास फैलाना और क्लास सी की एकता को तोड़ना, ताकि इचिनोस के खिलाफ आखिरी वार की तैयारी हो सके। साक्यानागी द्वारा बोया गया अविश्वास और भी बढ़ गया। घबराई हुई क्लास बी ने हाशिमोतो का सामना किया, लेकिन क्लास ए की रानी के आने से तनाव कम हो गया। साकियागी कक्षा बी को घेर लेता है, इचिनो के अतीत को उजागर करने और उसे खत्म करने के लिए तैयार।
सभी को आश्चर्यचकित करते हुए इचिनो खुद हस्तक्षेप करती है। सिर ऊंचा करके वह सार्वजनिक रूप से अपना अपराध स्वीकार करती है। किशोरावस्था में अपनी बहन के लिए उपहार खरीदने के लिए उसने दुकान से सामान चुराया था। टूटने के बजाय कक्षा बी उसके चारों ओर एकजुट हो जाती है, उसे माफ कर देती है और अपनी वफादारी को मजबूत करती है। साकियागी की योजना विफल हो जाती है। उसकी हार को पक्का करने के लिए छात्र परिषद घोषणा करती है कि अफवाहें फैलाने पर सजा दी जाएगी, जिससे हमला समाप्त हो जाता है। तभी अयानो कोजी साकियागी के पास आता है और सच्चाई बताता है। उसने ही सब कुछ रचा था। एक फ्लैशबैक में हम उसे इचिनो का सामना करते हुए देखते हैं, उसे अपने अतीत का सामना करने और उससे मुक्त होने के लिए मजबूर करते हुए। वह बताता है कि कैसे उसने बियर के कैन के सुराग का उपयोग करके साकियागी की योजना का पर्दाफाश किया। चुनौती और उत्सुकता से भरी साकियागी एक अंतिम द्वंद्व युद्ध का प्रस्ताव रखती है। अगली विशेष परीक्षा में उसका मुकाबला इचिनो से होगा और दोनों में से एक को निष्कासित कर दिया जाएगा। वह स्वीकार करता है कि अयानोजा ने कुशिदा का इस्तेमाल जानकारी लीक करने के लिए किया था, जिससे छात्र परिषद इचिनो की रक्षा करने के साथ साथ नागामो के अधिकार को कमजोर करने का काम करती है। जरा सोचिए, इससे हम एक तीर से दो निशाने साध लेंगे। खेल खत्म होने पर एक मजबूत इचिनो अयानु कोजू को चॉकलेट देकर धन्यवाद देती है, जो एक ऐसे कर्ज का प्रतीक है जिसे शायद कभी चुकाया न जा सके। परीक्षा समाप्त होने का जश्न क्षणिक होता है। स्कूल अपना अब तक का सबसे क्रूर इम्तिहान लेता है, कक्षाव्यापी मतदान। नियम कक्षा की आत्मा को दूषित कर देते हैं। प्रत्येक छात्र 3 सहपाठियों के लिए वोट करता है जो प्रशंसा के पात्र हैं और 3 ऐसे जो आलोचना के पात्र हैं। सबसे अधिक प्रशंसा पाने वाले को एक सुरक्षा बिंदु मिलता है जो निष्कासन को रद्द कर देता है। सबसे अधिक आलोचना पाने वाले को तुरंत निष्कासित कर दिया जाता है। कोई अपील नहीं, एकमात्र रास्ता 20 मिलियन पॉइंट्स का भुगतान करना है, जो किसी के पास नहीं है। कक्षा डी तुरंत बिखर जाती है। हियाता एकता की भीख मांगती है, लेकिन कोरेंजी को बोझ से छुटकारा पाने का सुनहरा अवसर दिखाई देता है। अपनी प्रतिरक्षा का दावा करने वाले रियुइन द्वारा उकसाए जाने पर होरिकिता एक कठोर निर्णय लेती है। अगर किसी को गिरना ही है तो वह खुद ही शिकार चुनेगी। आंतरिक साजिश का सिलसिला शुरू हो चुका है। जैसे ही अराजकता फैलती है, अयानु कोजी छुपकर अपनी चालें चलता है। वह कारू इसिजावा को सतर्क रहने की चेतावनी देता है और इचिनो के पास जाता है, जो अपनी कक्षा के लिए खुद को कुर्बान करने को तैयार है। लेकिन खेल तब बदल जाता है जब साकियागी अयानु कोजी को सच्चाई बता देती है। परीक्षा उसे निष्कासित करवाने का एक जाल है। वह एक आंतरिक लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करने का वादा करते हुए युद्धविराम का प्रस्ताव रखती है, लेकिन यह सब एक चाल है। हताश होकर इचिनो अपनी कक्षा को बचाने के लिए नागुमो से 20 मिलियन अंक मांगने जाती है। उसकी हालत खराब है। अपने दोस्तों को बचाने के लिए उसे उसकी प्रेमिका बनना होगा। कक्षा डी में डर का माहौल छा जाता है। गुप्त गठबंधन बनते हैं और होरिकिता अपने फैसले के बोझ से दबी रहती है। अयानु कोजी को नागुमो द्वारा इचिनो को ब्लैकमेल करने की पुष्टि मिल जाती है और वह उससे भिड़ जाता है। वह स्वीकार करती है कि वह सौदा स्वीकार करने ही वाली थी, लेकिन उसकी मौजूदगी उसे हिचकिचाने पर मजबूर कर देती है। अंधेरा छाने वाला है। कक्षा बी के नेता को निगल जाने का खतरा मंडरा रहा है। इसी बीच कक्षा डी में एक साजिश रची जा रही है। कुआवा अयानोजी के लिए खतरे की घंटी बजाती है। निकम्मे यामुची के नेतृत्व में एक विशाल समूह उसे निष्कासित करने की योजना बना रहा है। अयानो कोजी योजना के असली सूत्रधार कुशिदा पर दबाव डालती है, जो सच्चाई कबूल कर लेता है। इस सब के पीछे साकियागी का हाथ है, जिसने युद्धविराम तोड़ा है और यामुची को अपनी कठपुतली बनाकर अयानो कोजी को पर्दे के पीछे से खत्म करना चाहती है। उम्मीद की किरण ढूंढते हुए फिकिता अपने भाई मानेबू से मिलती है। उसकी सलाह सीधी है, दूसरों का अनुसरण करना बंद करो और अपना रास्ता खुद बनाओ। अपने डर पर काबू पाओ। मजबूत होकर वह अगले दिन लौटती है और कमान संभालती है। अचूक तर्क के साथ वह घोषणा करती है कि बलिदान पहले ही चुन लिया गया है। कक्षा की भलाई के लिए यामुची का निष्कासन आवश्यक है। सार्वजनिक मुकदमा शुरू होता है। होरिकिता यामुची को सबके सामने बेनकाब कर देती है, न केवल एक अकादमिक बोझ के रूप में, बल्कि एक गद्दार के रूप में भी जिसने अयानो कोजी को नष्ट करने के लिए साकियानागी के साथ गठबंधन किया था। घबराहट में यामुची दूसरों पर दोष मढ़ने की कोशिश करता है, लेकिन उसका साथी कुशिदा उसे पीठ में छुरा घोंपकर उसकी नियति तय कर देता है। होरिकिता की निर्ममता सबको चौंका देती है, जिससे हिराता के साथ उसका मनमुटाव हो जाता है, जो एक दोस्त की बलि देने के तर्क को मानने से इनकार कर देता है। मतदान के दिन यामुची बहुत खुश होता है। उसे पूरा यकीन होता है कि कक्षा ए के वोट उसे बचा लेंगे। लेकिन नतीजा चौंकाने वाला होता है। प्रशंसा वोटों में पहला स्थान कियोताका अयानु कोजी को मिलता है और अंतिम स्थान यानी निष्कासित किया गया यामुची
साकियागी ने उसका इस्तेमाल किया और उसे कचरे की तरह फेंक दिया। फिर नतीजों के पीछे की सच्चाई सामने आती है, और ये हेराफेरी का एक बेहतरीन नमूना है। अयानु कोजी ने हर चाल चली थी। उसने रेयुवान के अनुयायियों को अपने गुरु को निष्कासन से बचाने का निर्देश दिया था। बदले में उसने इचिनो के साथ समझौता किया। कक्षा बी अपने प्रशंसा वोटों का इस्तेमाल रेयुवान को बचाने के लिए करेगी, और बदले में रेयुइन के लाखों अंक कक्षा बी में स्थानांतरित कर दिए जाएंगे, जिससे वे इचिनो के नागामों को खुद को बेचे बिना अपने सहपाठी को बचा सकेंगे। एक शानदार योजना के तहत अयानो कोजी ने रेयुइन को बचाया, इचिनो और उसकी पूरी कक्षा की रक्षा की, गद्दार को सजा दिलवाई और इनाम के तौर पर कक्षा बी से प्रशंसा के वोट प्राप्त करके परीक्षा जीत ली। वह न सिर्फ जाल से बच निकला, बल्कि उसने इसे अपनी सबसे बड़ी जीत में बदल दिया। स्कूल के मैदान की शांति एक भ्रम थी। विजयी मुस्कान के साथ साकियागी ने अयानो कोजी को अपनी खामोश चाल का खुलासा किया। उसने कक्षा ए के वोटों का इस्तेमाल करके यामुची को निष्कासन से बचाने के लिए बलि चढ़ा दिया। ये प्रतिशोध की कार्रवाई थी और साथ ही असली खेल का निमंत्रण भी। लेकिन बातचीत अचानक रुक जाती है। एक आदमी अंधेरे से निकलता है और अपना परिचय नए कार्यवाहक अध्यक्ष तुकाशिरो के रूप में देता है, और उसके साथ ही असली खतरा सामने आ जाता है। अकेले में सुकाशिरो का मुखौटा उतर जाता है। वह अध्यक्ष नहीं है, वह एक प्रवर्तक है, अयानो कोजी के पिता द्वारा भेजा गया एक भूत, जो लोहे की तरह ठंडा अल्टीमेटम लेकर आया है। या तो स्वेच्छा से स्कूल छोड़ दो या जबरदस्ती निकाल दिए जाओगे। अयानो कोजी का जवाब एक खामोश चुनौती है। नहीं, उसकी आज़ादी का समय तेजी से बीत रहा है। अयानुजी अपनी चाल चलता है। वह अगली परीक्षा में साकियागी के खिलाफ अंतिम मुकाबले का प्रस्ताव रखता है। कमांडरों की एक ऐसी लड़ाई जिससे उनकी दुश्मनी हमेशा के लिए खत्म हो जाए। वह मान जाती है, उसकी आंखें द्वंद्वयुद्ध के वादे से चमक उठती हैं। और फिर मंच तैयार हो जाता है। साल की आखिरी परीक्षा, एक ऐसा चयन परीक्षण जिसमें सबसे क्रूर नियम है। हारने वाली कक्षा के कप्तान को तुरंत निष्कासित कर दिया जाएगा। कक्षा की बैठक में होरिकिता उस एकमात्र व्यक्ति की ओर इशारा करती है जो इस खेल को बिना किसी डर के खेल सकता है। अयानु कोजी, अपने सुरक्षा बिंदु से सुरक्षित, एक उत्तम बीमा पॉलिसी। कक्षा सहमत हो जाती है, निर्णय के वास्तविक महत्व को समझे बिना। प्रतिद्वंद्वी ड्रॉ में अयानु कोजी द्वारा पर्दे के पीछे रची गई एक चाल अपरिहार्य टकराव को मजबूर कर देती है, उसकी कक्षा बनाम साकियागी की कक्षा ए। मेरे मन में एक ही लक्ष्य था, ये सुनिश्चित करना कि वे हमें कक्षा ए से लड़ने दें। लेकिन जैसे ही युद्ध के लिए मोहरे संरेखित होते हैं, उनमें से एक कक्षा के स्तंभ ढह जाते हैं। हियाता गहरे अवसाद में डूबकर एक खोखले इंसान में बदल जाता है और मदद करने की कोशिश करने वाले हर किसी को हिंसक रूप से दूर धकेल देता है। इस अराजकता के बीच अयानो कोजी अपनी चालें चलता है। कावा के जन्मदिन पर उसे एक महंगा हार भेंट करता है, एक महत्वपूर्ण मोहरे को मजबूत करने के लिए एक सोची समझी चाल। हियाता की स्थिति के बारे में जानकारी जुटाते हुए मनाबु होरिकिता से हुई बातचीत से केवल वही बात पुष्ट होती है जो वह पहले से जानता था। परिदृश्य बदल रहा है और सभी को आगे बढ़ना होगा, अन्यथा वे पीछे छूट जाएंगे। अंतिम दृश्य युद्ध की प्रस्तावना है। कक्षा ए की 10 घटनाओं की सूची में से एक घटना किसी अखाड़े की तरह अलग दिखती है। शतरंज। दिमागों का द्वंद्व शुरू होने वाला था। अंतिम द्वंद्व के लिए बोर्ड तैयार किया जा रहा था, तभी अयानोजी की टीम का एक महत्वपूर्ण मोहरा टूटा रह गया। हियाता की उदासीनता एक खुले घाव की तरह थी, जो पूरी कक्षा को संक्रमित करने की धमकी दे रही थी। तनाव के बीच युकिमुरा एक अप्रत्याशित चाल चलता है, जिससे कक्षा ए का कत्सुरागी जासूस बन जाता है। होरिकिता को खतरा और विश्वासघात नजर आता है। अयानु कोजी को अवसर दिखाई देता है। एक गुप्त बैठक में योजना को अंतिम रूप दिया जाता है। साकियागी के प्रति द्वेष से प्रेरित होकर कत्सुराजी महत्वपूर्ण जानकारी लीक करने के लिए सहमत हो जाता है। कीमत, भविष्य में तबादला। विश्वासघात की शुरुआत हो चुकी थी। समानांतर रूप से अयानु कोजी एक और गुप्त अभियान शुरू करता है। होरिकिता को शतरंज की बिसात पर योद्धा, अपनी रणनीति का सार्वजनिक चेहरा बनने के लिए प्रशिक्षित करता है। हालांकि हियाता के साथ स्थिति बिगड़ जाती है। मिचोन द्वारा उससे संपर्क करने का प्रयास उसके जमीन पर गिरने और धक्का लगने के साथ समाप्त होता है। और फिर कोंजी हस्तक्षेप करता है, शब्दों से नहीं, बल्कि एक नाटकीय और सार्वजनिक शारीरिक अपमान के साथ, जो हियाता के बचे खुचे स्वाभिमान को चकनाचूर कर देता है और उसे पूरी तरह से अलग थलग कर देता है। अंतिम दृश्य के लिए मंच तैयार था। अयानु कोजी हियाता को अकेले घेर लेता है, और वहां आदर्श नेता का मुखौटा टूट जाता है, जिससे एक गहरा आघात सामने आता है। उस उत्पीड़न को रोकने में विफलता जिसने एक दोस्त को आत्महत्या के कगार पर पहुंचा दिया था। एक भूत जो उसे सताता है और जिसने उसे अतीत में भय के माध्यम से शासन करने के लिए मजबूर किया था।
अयानु कोजी ऐसा नहीं करता, रोने के लिए कंधा देना। वह विध्वंस का प्रस्ताव रखता है। निर्मम, तार्किक और क्रूर, वह हियाता के दर्शन के हर स्तंभ को ध्वस्त कर देता है, उसे सच्चाई का सामना करने के लिए मजबूर करता है। सच्चा नेतृत्व असफलता से बचने के बारे में नहीं है, यह उसका भार उठाने और लड़ते रहने के बारे में है। सर्जिकल हस्तक्षेप सफल होता है। अगले दिन योसुके राग से उठ खड़ा होता है, युद्ध के लिए तैयार। लेकिन जब अयानु कोजी और साके यानागी के बीच टकराव के लिए सभी परिस्थितियां अनुकूल प्रतीत होती हैं, तभी एक ड्रैगन राग से उठता है। कप्तान की बैठक में रयुवान प्रकट होता है, बिना किसी सुरक्षा बिंदु के अपनी जान दांव पर लगा देता है। पहले से ही खतरनाक यह खेल अब जानलेवा हो गया था। स्कूल से पहले, बोर्ड पर, वर्षों पहले ही भाग्य का फैसला हो चुका था। एक फ्लैशबैक हमें एक कांच के कमरे में ले जाता है जहां एक युवा यानागी एक भावहीन बच्चे को असंभव परीक्षाओं में महारत हासिल करते हुए देखती है। वह सफ़ेद कमरे में कियोताका अयानु कोजी को देखती है, जो कृत्रिम प्रतिभाओं का कारखाना है। उस क्षण प्रतिद्वंद्विता का जन्म नहीं हुआ, बल्कि एक जुनून का जन्म हुआ। वर्तमान में वापस अंतिम परीक्षा जोरों से शुरू हो जाती है। बास्केटबॉल में स्यूडो अपने गुस्से पर नए सिरे से काबू पाकर ताना मारने वालों को चुप करा देता है और पहली जीत हासिल करता है। अयानु कोजी की कक्षा बढ़त बना लेती है, लेकिन पासा पलटने ही वाला था। मानसिक गणित में कोजी गंभीरता से खेलने से इनकार कर देता है और साकियागी एक मास्टर स्ट्रोक खेलते हुए एक विशेष नियम का इस्तेमाल करके व्यक्तिगत रूप से हस्तक्षेप करता है, जीत छीन लेता है और स्कोर 3-3 से बराबर कर देता है। अब सारा दारोमदार आखिरी मुकाबले शतरंज पर था। बोर्ड पर हिकिता, पर्दे के पीछे अयानु कोजी और साकी अनागी के बीच एक अदृश्य युद्ध। हर चाल एक संदेश, हर मोहरा बुद्धि के युद्ध में एक सिपाही। तनाव दम घोंटने वाला है। खेल उनके दिमाग का आईना है। लेकिन उस महत्वपूर्ण क्षण में जब अयानु कोजी की चेकमेट होने ही वाली थी, कुछ गड़बड़ हो जाती है। साकियागी की आखिरी चाल गिलोटिन की तरह गिरती है। चेकमेट, कक्षा ए की जीत। यह चेक है। हार कड़वी है, लेकिन सच्चाई यह है कि हालात और भी बदतर हो गए। कार्यवाहक अध्यक्ष सुकुशिरो एक हल्की मुस्कान के साथ प्रकट होते हैं, जो सब कुछ बयां कर देती है। उन्होंने हस्तक्षेप किया था, जीत छीन ली गई थी। बाद में अकेले में साक्यानागी और अयानु कोजी मैच का पुनर्मूल्यांकन करते हैं। नतीजा निर्विवाद है, वही असली विजेता थे। फिर वह अपने जुनून की उत्पत्ति का खुलासा करती है। उस दिन सफ़ेद कमरे में जन्मी उसका लक्ष्य सिर्फ स्कूल में जीतना नहीं था, ये साबित करना था कि स्वाभाविक प्रतिभा कृत्रिम पूर्णता पर विजय प्राप्त कर सकती है। वह स्वीकार करती है कि उसने परीक्षा को सिर्फ उसके साथ अधिक समय बिताने के लिए लंबा खींचा था और उसका हाथ पकड़ना उसे उस चीज़ की याद दिलाता है जिसे वह कभी नहीं समझ पाया था, मानवीय स्नेह। जैसे ही एक महाकाव्य युद्ध समाप्त हुआ, अयानु कोजी को कारुइजावा एक साधारण उपहार देते हुए मिलते हैं। साथ में वे घर चलते हैं। लेकिन अयानु कोजी के मन में एक कहीं अधिक सूक्ष्म युद्ध अभी शुरू हो रहा था। एक युग का अंत। मनाबु होरिकिता अपने स्नातक भाषण में दृढ़ता की विरासत छोड़ जाते हैं। इसके तुरंत बाद पूर्व कक्षा सी को वास्तविकता का गहरा झटका लगता है। वे कक्षा डी में वापस आ गए हैं। लेकिन निराशा के बीच चाबाशी एक चौंकाने वाला सच उजागर करता है। वे सबसे ज्यादा प्रगति करने वाली कक्षा थे, जिन्होंने पूरे वर्ष में सबसे ज्यादा अंक प्राप्त किए। यह इस बात का संकेत था कि क्रांति अभी शुरू ही हुई थी। इस बीच रयुवान से अपनी हार से हताश इचिनो ने अपने दर्द को अपनी शक्ति में बदलने का फैसला किया। दृढ़ निश्चय के साथ इचिनो ने सुजुन होरिकिता का सामना किया और अपना गठबंधन तोड़ दिया। उस क्षण से वे अब सहयोगी नहीं रहे, वे शीर्ष पर पहुंचने की दौड़ में सीधे प्रतिद्वंद्वी बन गए। उन्हें इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि एक कहीं ज्यादा खतरनाक गठबंधन पर्दे के पीछे रचा जा रहा था। अयानु कोजी ने शिक्षकों माशिमा और चाबाशिरा के साथ एक गुप्त बैठक बुलाई, जिसमें उन्होंने साक्यानागी को अपने अप्रत्याशित सहयोगी के रूप में शामिल किया। एक बड़ा खुलासा हुआ। कार्यवाहक अध्यक्ष सुकुशिरो ने अंतिम परीक्षा में हेराफेरी की और पूर्व अध्यक्ष के पतन की साजिश रची। एक साझा खतरे का सामना करते हुए अदृश्य शत्रु से लड़ने के लिए एक समझौता किया गया। स्नातक समारोह की पार्टी में सुजुन अपने भाई के करीब नहीं आ पाती। अयानु कोजी के जरिए मानेबू ही आखिरी मुलाकात का इंतजाम करता है। अपने जाने वाले दिन स्कूल के गेट पर मानेबू अयानुजी को आखिरी सलाह देता है, छिपना बंद करो, अपनी पहचान बनाओ। और फिर सुजुन आती है। अब वह उसकी परछाई में नहीं है। वह ऐलान करती है कि वह अपना रास्ता खुद चुनेगी। कमजोरी के एक दुर्लभ पल में मानेबू कबूल करता है कि उसने उसे खुद से दूर कर दिया ताकि वह आज़ाद हो सके। भाई बहन इस वादे के साथ अलविदा कहते हैं कि जब सुजुन भी कामयाबी की बुलंदियों पर पहुंचेगी तो वे फिर मिलेंगे। जिम्मेदारी सौंप दी गई है, भविष्य अनिश्चित है। मिबू के जाने से सत्ता का खालीपन नए और खतरनाक हालात पैदा करता है।
ग्रीटविन खेल में वापस आकर गुप्त गठबंधनों का जाल बुनता है, हाशिमोटो को क्लास ए से और यहाँ तक कि कानाकी को भी, जो नाजुक इचिनो की पीठ पीछे काम करने को तैयार है, अपने साथ मिला लेता है। वह अयानो कोजी का सामना डर से नहीं, बल्कि बदले की भावना से करता है। इसी बीच इचिनो नेतृत्व के बोझ तले दबकर बिखर जाती है और अयानो कोजी उसे ढूंढता है। वह सिर्फ सांत्वना ही नहीं देता, बल्कि एक रहस्यमयी समझौता भी करता है। हम 1 साल बाद फिर मिलेंगे। यह इशारा उसे नई ऊर्जा देता है, लेकिन इसके पीछे एक गहरा इरादा छिपा है। अगर वह लड़खड़ाती है तो वही उसे अंतिम प्रहार करेगा। अब अयानो कोजी का ध्यान भावनात्मक क्षेत्र पर केंद्रित हो जाता है। वह जानबूझकर कारुइजावा की भावनाओं से खिलवाड़ करना शुरू कर देता है, ह्योरियोरी के करीब आकर उसकी ईर्ष्या को भड़काता है। अफवाहें जंगल की आग की तरह फैलती हैं और उनके रिश्ते पर दबाव बढ़ता जाता है, जब उसकी सहपाठी चियाकी मात्सुशिदा, अयानो कोजी की असली भयावह क्षमताओं पर संदेह करते हुए उससे सवाल करती है। मानो इतना ही काफी नहीं था, 2 नए मोर्चे खुल जाते हैं। सुकुशिरो उसे बताता है कि सफ़ेद कमरे से एक नया छात्र आ रहा है, जो अयानो कोजी को उन्हें ढूंढने की चुनौती देता है, और सुजुन होरिकिता, जो अब पहले से कहीं अधिक दृढ़ है, अगली परीक्षा में उसे सीधे मुकाबले के लिए चुनौती देती है, जिसमें उसका भविष्य दांव पर लगा है। और फिर आखिरी चाल, अयानो कोजी ने कारुइजावा को डेट पर जाने के लिए पूछा। एक मुलाकात। वह कबूल करता है कि सब कुछ एक परीक्षा थी, एक प्रयोग था ये देखने के लिए कि क्या वह ईर्ष्या करेगी। और फिर बनावटी ईमानदारी के साथ वह अपने दिल की बात कहता है। हैरान, उलझन में, लेकिन प्यार में डूबी, वह स्वीकार कर लेती है। वे आधिकारिक तौर पर एक जोड़े बन जाते हैं। लेकिन एक आंतरिक संवाद में भयावह सच्चाई सामने आती है। अयानो कोजी के लिए प्यार एक अनजान अवधारणा है। कारुइजावा उसकी प्रेमिका नहीं है, वह उसका औजार है, मानवीय भावनाओं को सीखने के लिए एक पाठ्यपुस्तक। एक पाठ्यपुस्तक जिसे अनुपयोगी होने पर त्याग दिया जाएगा। सीजन का अंत एक चुंबन से नहीं, बल्कि एक ऐसे गहरे छल की छाया से होता है जो आने वाले हर पल